चलो अब देखते हैं हम लोग कोऑपरेटिव सोसाइटी। ठीक है, मैंने बैकग्राउंड चेंज कर दिया है, पहले व्हाइट बोर्ड के पास बैठा हुआ था मैं। अब हम यहाँ से शुरू करेंगे आगे कोऑपरेटिव सोसाइटी का कॉन्सेप्ट और उसके बाद करेंगे कंपनी, तब ये चैप्टर नंबर 2 हमारा फिनिश होगा। सबसे पहले आ जाओ बच्चों, कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या होती है। अगेन जो लोग वीडियो देख रहे हैं अपनी रिस्पेक्टिव बुक को ओपन कर लें और बुक को मैं जो जो डिक्टेट करूंगा उसके साथ साथ पढ़ते रहें, वीडियो को वहां पॉज कर दें, जो भी डाउट हो कमेंट करके या व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं। चलो फर्स्ट ऑफ ऑल आ जाओ, कोऑपरेटिव सोसाइटी किसे कहते हैं आप बुक में देखिए। कोऑपरेटिव सोसाइटी इज अ वॉलंटरी एसोसिएशन। सबसे मेन कीवर्ड क्या है बोलो, वॉलंटरी एसोसिएशन। मतलब क्या होता है, इसमें लोगों को आपस में जोड़ा जाता है, आपको इसमें सदस्य बना जाता है। तो वॉलंटरी, आप जुड़ सकते हैं जब मन चाहे और आप जब चाहे सदस्यता से हट सकते हैं। Who join together with the motive of welfare of the member। जो इसका मेंबर बन जाएगा उसी का वेलफेयर किया जाएगा। तो अगर आप चाहते हैं कि आप इस संस्था से जुड़े तो जुड़ सकते हैं और फिर सब मेंबर आपस जुड़ के एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रमोट करेंगे। दिस इज कॉल्ड कोऑपरेटिव सोसाइटी। ठीक है, आगे देखते हैं। अब आ जाओ बच्चों आप लोग, फीचर्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। ये जो सोसाइटीज होती हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी, इनका किस तरीके से बेनिफिट्स हमें मिलता है ये हम देखते हैं। देखो सबसे पहले बच्चों आपकी बुक में होगा वॉलंटरी मेंबरशिप। जैसा कि मैंने मीनिंग में ही बताया, कोई भी इसका मेंबर बन सकता है, कोई भी इसकी मेंबरशिप से हट सकता है, कोई कंपल्सन नहीं है। दूसरा है लीगल स्टेटस। ये इंपॉर्टेंट बात है, ये एक लीगल स्टेटस है। आप अगर कोऑपरेटिव सोसाइटी ओपन करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको रजिस्ट्रेशन कराना मैंडेटरी है। रजिस्ट्रेशन कराना मैंडेटरी है, तो इसलिए जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो आपकी एक लीगल एंटिटी क्रिएट होती है कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट के तहत। नेक्स्ट है बच्चों लिमिटेड लायबिलिटी। यहाँ पे अगर आप मेंबर बनते हैं तो आपकी लायबिलिटी लिमिटेड होगी। यहाँ पे पार्टनरशिप और सोल पार्टनरशिप की तरह अनलिमिटेड लायबिलिटी नहीं है। नेक्स्ट है बच्चों कंट्रोल। कंट्रोल का मतलब क्या होता है, ध्यान समझेंगे। एचयूएफ में मैंने बताया था वहां पे मेन पर्सन होता है कर्ता। ठीक है, पार्टनरशिप में हमने देखा था पार्टनर्स मिलके पार्टनरशिप फर्म को चलाते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कोऑपरेटिव सोसाइटी में, यहाँ पे इलेक्शंस होते हैं, चुनाव होते हैं, उसमें हम एक पर्सन को चेयरमैन बनाते हैं, हेड बनाते हैं, वो इसके लिए कंट्रोल करता है। और जहां हमें लगेगा वो कंट्रोल ढंग से नहीं कर रहा, उसका काम करने का तरीका ठीक नहीं है, तो हम उसको हटा सकते हैं। दिस इज कॉल्ड व्हाट, दिस इज कंट्रोल। सर्विस मोटिव क्या होता है, कोऑपरेटिव सोसाइटी हमेशा इसका मोटिव क्या होता है, सर्विस। सर्विस का मतलब हम एक दूसरे के वेलफेयर के लिए सर्विस देते हैं और यही तरीके से हमारा मेन मोटिव होता है बिजनेस करने का। राइट, तो ये हमारे पास फीचर्स हो गए। कोई एक्स्ट्रा पॉइंट भी आपकी बुक में हो सकता है तो वो आप मुझसे किसी भी टाइम कमेंट करके या फिर व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं। फीचर्स के बाद एक चीज मैं आपको बता दूं, आपको डाउट आएगा कि सर ये कोऑपरेटिव सोसाइटी बिजनेस करते कैसे हैं। इनके सर कुछ एग्जांपल दो आप, जो कोऑपरेटिव सोसाइटी के एग्जांपल हो कि इस तरीके से ये लोग बिजनेस करते हैं। सबसे अच्छा एग्जांपल हो सकता है कि आपकी बुक में हो अमूल दूध का। दूध के बिजनेस होते हैं, किसान लोग मिलकर आपस में व्यापार करते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी के थ्रू। ठीक है ना, तो बहुत सारे ऐसे व्यापार होते हैं जिसमें हमें पता होता है कि मेरे पास जो प्रोडक्शन है वो छोटा छोटा है, लेकिन मुझे अगर मैं इसको खुद बेचने जाऊंगा तो मुझे कोई खरीदने वाला नहीं है, मेरे प्रोडक्ट को खरीदने वाला नहीं है। तो लोग आपस में संस्था बनाते हैं, लोग आपस में मेंबर्स बनाते हैं। तो दूध का एग्जांपल मैंने बताया। गल्ला मंडी होती है गांव में डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, तो लोग गेहूं, आटा, चावल, दालें छोटे छोटे लेवल पे ले जाके मेंबर बन के और फिर उसको एक मार्केट में बेचते हैं। कैसे, सोसाइटी के माध्यम से, तो एक रजिस्टर्ड सोसाइटी के नेम के माध्यम से। ठीक है, तो अमूल कंपनी का एग्जाम्पल आपकी बुक में होगा, इसे आप एक बार पढ़ लेना। नेक्स्ट आ जाओ बच्चों, मेरिट एंड डीमेरिट ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। मेरिट डीमेरिट में देखेंगे अपनी बुक में। मेरिट सेम आपको थोड़े बहुत मिलते जुलेंगे, कैसे, फीचर्स की तरीके से। तो देखो बच्चों, ईज ऑफ फॉर्मेशन, ज्यादा इजी भी नहीं है लेकिन ज्यादा मुश्किल भी नहीं है। लेकिन यहाँ पे कोऑपरेटिव सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन करना कंपलसरी होता है, यहाँ पे आप इसको स्किप नहीं कर सकते। सोल पार्टनरशिप में रजिस्ट्रेशन आपका कंपलसरी नहीं है, पार्टनरशिप में भी नहीं है, लेकिन यहाँ पे मैंडेटरी है। लेकिन हाँ ईज है, ईज मतलब आसान है रजिस्ट्रेशन कराना। दूसरा है बच्चों इक्वालिटी ऑफ वोटिंग राइट। जितने मेंबर आप बनेंगे सबके पास वोट का समान अधिकार होगा, सबको इक्वल वोट का अधिकार है। उसके बाद लिमिटेड लायबिलिटी वहां पे भी आया था। उसके बाद स्टेबल एग्जिस्टेंस, ध्यान से देखिए, यहाँ पे भी मेंबर विल कम मेंबर विल गो बट सोसाइटी विल नॉट बी अफेक्टेड, क्योंकि मेंबरशिप लिमिट यहाँ अनलिमिटेड है। यहाँ पे कितने भी लोग मेंबर बन सकते हैं, तो किसी के मेंबरशिप छोड़ने पे, किसी के डेथ कर जाने पे मेंबरशिप पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा बच्चों। ठीक है, उसके बाद इकोनॉमी इन ऑपरेशन। इकोनॉमी इन ऑपरेशन का मतलब क्या होता है बच्चों, यहाँ पे मिडलमैन कोई नहीं है, यहाँ मिचौलिए नहीं है। यहाँ पे हम आपस में मेंबर में एक दूसरे की हेल्प करते हैं। जैसे मान ली मैं किसान हूं, मैंने किस फसल उगाई,
मैंने सोसाइटी के एक मेंबर को मैंने दिया, आप तुम मार्केट में बेच दो, एक मैंने सोसाइटी के मेंबर को ही दिया, आप इसकी मार्केटिंग कर दो। तो हम लोग आपस में ही मिलके क्या करते हैं, एक दूसरे को कॉपरेट करते हैं। यहाँ पे कमीशन ब्रोकरेज का काम नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे जो सरप्लस होगा वो सबको हम आपस में बांटेंगे। उसके बाद बच्चों, गवर्नमेंट सपोर्ट भी करती है सोसाइटी को, कि आपका पहले सर्विस मोटिव है, आप प्रॉफिट के लिए काम नहीं कर रहे हो, ठीक है ना, आप रजिस्टर्ड हो, तो गवर्नमेंट भी आपके बिजनेस को सपोर्ट करेगी। तो यहाँ तक हमारे मेरिट्स हो गए। हो सकता है कुछ पॉइंट आपकी बुक में हो, आप वहां तक एक बार मेरिट्स को वीडियो को रोक के पढ़ लो बच्चों। अब आते हैं दोस्तों लिमिटेशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी बिजनेस। बहुत सारे नुकसान भी हैं, बहुत सारी कमियां भी हैं इस बिजनेस में। आ जाओ बुक पे आ जाओ। फर्स्ट है बच्चों लिमिटेड रिसोर्सेज। लिमिटेड रिसोर्स की बात तब आती है जब आपके पास मेंबर लिमिटेड है, मेंबर सीमित है और ज्यादा मेंबर नहीं है। तो जितने मेंबर उतनी ही कैपिटल कंट्रीब्यूट, उतना ही आपका बिजनेस एक्सपेंशन होने के चांसेस है। इसलिए यहाँ पे ये पॉइंट लिमिटेड रिसोर्स के एंगल से है। दूसरा बच्चों इनएफिशिएंसी इन मैनेजमेंट। कैसे इनएफिशिएंसी इन मैनेजमेंट का मतलब, यहाँ पे आप जब बुक में पढ़ेंगे तो लिखा होगा, क्योंकि यहाँ पे ज्यादा हाई क्वालिफाइड लोग नहीं है, ज्यादा एजुकेटेड लोग नहीं है, और हम ज्यादा एजुकेटेड लोगों को हायर भी नहीं कर सकते। इसलिए हमारा जो मैनेजमेंट होगा वो मोस्टली कम पढ़े लिखे लोगों द्वारा होगा, ज्यादा उनको नॉलेज नहीं होगी। यानी कि कंपनी तो है नहीं है, बड़ी बड़ी कंपनी में सीईओ होते हैं, सीएफओज होते हैं, कंपनी को चलाते हैं, मोटा पैसा कंपनी देती है, तो कंपनी को एक बड़ा काम करके देते हैं। यहाँ पे वो चीजें थोड़ा सा लैक है, ठीक है। नेक्स्ट बच्चों लैक ऑफ सेक्रेसी। ये मैंने वहां बताया था पार्टनरशिप में, और याद है सोल प्रोप्राइटरशिप में। बुक्स ऑफ अकाउंट्स को इनको भी पब्लिश करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो ये अपनी सिक्रेसी को मेंटेन कर सकते हैं। इसमें पॉइंट लिखा है बच्चों, मैं बुक से पढ़ रहा हूं। एज द रिजल्ट ऑफ ओपन डिस्कशन इन द मीटिंग ऑफ मेंबर एज वेल एज डिस्क्लोजर ऑब्लिगेशन एज पर डिफिकल्ट मेंटेन सिक्रेसी। यहाँ पे थोड़ा सा रिवर्स पॉइंट है, थोड़ा सा रिवर्स है, इसको ऐसे समझेंगे। यहाँ पे सिक्रेसी मेंटेन नहीं कर सकते आप, क्योंकि मीटिंग होगी, मीटिंग में मेंबर्स आएंगे, सबको आप हर चीज बताना पड़ेगा, आप कोई चीज छुपा नहीं सकते। यहाँ पे ये लिमिटेशन है। मैं आपको थोड़ा सा गलत एंगल से बता गया, मेरिट के एंगल से बता गया, बट यहाँ पे आप कोई चीज छुपा नहीं सकते। बुक्स ऑफ अकाउंट्स को पब्लिश करना है, मीटिंग होगी तो हर चीज डिस्कस करना है आपको, ठीक है। चलो गवर्नमेंट कंट्रोल, क्योंकि आप रजिस्टर्ड हो, गवर्नमेंट आपको हेल्प कर रही है, गवर्नमेंट आपको सब्सिडी दे रही है, टैक्स में रियायत दे रही है, तो गवर्नमेंट इंटरफेयर भी करेगी, गवर्नमेंट आपको हस्तक्षेप भी करेगी। नेक्स्ट है बच्चों डिफरेंसेस इन ओपिनियन। ये कब हो सकता है, हायर द मेंबर हायर विल बी द कॉन्फ्लिक्ट। सबसे पूछना पड़ेगा, सबसे निर्णय लेके आगे चलना पड़ेगा। जैसे एक फैमिली में ज्यादा लोग हैं तो सबसे पूछोगे आप, एक छोटी फैमिली है तो आप दो लोगों ने मिलकर डिसीजन ले लिया। तो इस तरीके से कोऑपरेटिव सोसाइटी में ये एक लिमिटेशन पॉइंट है। आपकी बुक में अलग पॉइंट्स भी हो सकते हैं, आप उसको देखिए पढ़िए, और हो सकता है हेडिंग अलग हो, लेकिन जब आप मैटर पढ़ोगे तो सेम होगा, ऐसा भी हो सकता है। तो हेडिंग आप अपने हिसाब से देखिए, मैटर हो सकता है मैंने जो आपको समझाया वैसे ही, ठीक है। इतना पढ़िए फिर कंटिन्यू करो। चलो दोस्तों, अब हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ कंज्यूमर सोसाइटी। कितने प्रकार की कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी एग्जिस्ट करती है इंडिया में, या आप कितने प्रकार की सोसाइटी में मेंबर बन सकते हो। सबका पर्पस अलग अलग है, सबका उद्देश्य अलग अलग है, वो पर्पस के हिसाब से काम करती है, ठीक है। तो सबसे पहले बच्चों बुक में देखो आप टाइप्स ऑफ सोसाइटी में कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी, कंज्यूमर के वेलफेयर के लिए, कंज्यूमर की उपभोक्ता जागरूकता के लिए, कंज्यूमर को अवेयरनेस करने के लिए हम लोग क्या ओपन करते हैं, कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी। इसमें भी आप मेंबर बन सकते हो। इसका मेन उद्देश्य क्या है, क्वालिटी प्रोडक्ट कंज्यूमर को देना, क्वालिटी के बारे में कंज्यूमर को अवेयर करना, ये हमारा उद्देश्य है। कौन सी हो गई है, कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी। इसका और एक एम है बच्चों, क्या है बुक में देखो आप, एलिमिनेशन ऑफ मिडलमैन। कंज्यूमर के पास चीजें जाते जाते महंगी होती जाती है। कैसे, आपने जीएसटी पढ़ा है क्लास 11th में, जीएसटी लगता है, और प्रकार की कंपनी भाड़ा पे करती है, कैरिज पे करती है, तो गुड्स महंगा होता जाएगा, और अपना कमीशन प्रॉफिट भी जोड़ेगा बिजनेसमैन, तो कंज्यूमर तक जाते जाते गुड्स महंगी हो जाती है। कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी में क्या होगा, मिडल मैन को हम अवॉइड कर देंगे, सेल्फ फाइनेंस के थ्रू हम गुड्स पहुंचाएंगे, और मिडल के मैन ना होने के हिसाब से कंज्यूमर को अच्छे रेट पे गुड्स एंड सर्विस मिलेगी, ठीक है। फंक्शनिंग ये लोग क्या करते हैं, कंज्यूमर को उनके घर तक गुड्स पहुंचाना, कंज्यूमर को उनके बार्गेनिंग पावर यानी उनके अफोर्डेबल के हिसाब से गुड्स देना, यही हमारा कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी का उद्देश्य है, ठीक है। नेक्स्ट देखो बच्चों, नेक्स्ट हमारे पास आता है प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटी। अब आप आ जाओ, किसका वेलफेयर करो, प्रोड्यूसर्स का।
अभी आपने कंज्यूमर का वेलफेयर किया। अब आप छोटे छोटे जो प्रोड्यूसर्स हैं, जो जिनके पास बड़ी जमीन नहीं है, बहुत फैक्ट्री नहीं है, बहुत उनके पास पैसे नहीं है, लेकिन बिजनेस करने का स्किल है, नॉलेज है, तरीका है, उनको हम लोग प्रमोट करेंगे। ऐसी सोसाइटी हम लोग खोल रहे हैं, ऐसी कॉर्पोरेट सोसाइटी हम खोल रहे हैं, उसके आप सदस्य बन सकते हैं। तो यहाँ पे यही लिखा हुआ है, प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ स्मॉल प्रोड्यूसर्स। ये इनका क्या है, पर्पस ऑफ एस्टैब्लिशमेंट है। इनमें मेंबर क्या होता है, इसमें ही मेंबर कब बनते हैं, इसमें मेंबर हम बनते हैं कि जब हमें इनपुट का मतलब होता है चीजों को बनाने के लिए जो सामान लगता है। क्या क्या लगता है, गुड्स लगता है, कच्चा मटेरियल लगता है, पानी लगता है, नेचुरल रिसोर्स लगते हैं, समझ गए, लेबर लगती है, तब जाके गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस होती है। तो वो हम सस्ते रेट पे प्रोवाइड करेंगे अपने मेंबर्स को, जो सोसाइटी के मेंबर बनेंगे। इसका एम क्या है, इसका एम भी है कि हम क्या करेंगे, स्मॉल प्रोड्यूसर्स को ज्यादा से ज्यादा मदद करेंगे ताकि वो लोग अपने बिजनेस को स्मॉल से बड़े लेवल तक ले जा सके। ठीक है, एक चैप्टर हम पढ़ेंगे स्मॉल बिजनेस, छोटे उद्योग, वो इसी से आगे इसी का एक्सटेंशन है। ठीक है, उसके बाद फंक्शनिंग ये क्या करते हैं, इट सप्लाई रॉ मटेरियल, इक्विपमेंट, इनपुट टू मेंबर एंड ऑल्सो बाई देयर आउटपुट फॉर मेंटेनिंग देयर प्रॉफिट। उन्हीं को सामान देना, उन्हीं को प्रोडक्शन के लिए हेल्प करना, और उन्हीं के आउटपुट को, उन्हीं के गुड्स को हम ही खरीदेंगे। अगर कस्टमर नहीं मिला तो हम ही लोग उसके मेंबर हैं, हम लोग उसी का परचेज करेंगे। तो ये दो टाइप की हमने कोऑपरेटिव सोसाइटी देख ली। थर्ड देखते हैं, फिर मैं आपको टाइम दूंगा, वहां तक आप पहले पढ़ लेना, फिर कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, थर्ड आ जाओ बच्चों, मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी। इसमें क्या होता है सर, सच सोसाइटी आर एस्टैब्लिश्ड टू हेल्प स्मॉल प्रोड्यूसर्स इन सेलिंग देयर प्रोडक्ट। प्रोड्यूसर की ही मदद कर रहे हैं हम, लेकिन हमारे यहाँ पे काम क्या है अब, हेल्प इन मार्केटिंग, उनके प्रोडक्ट का प्रचार प्रसार करना, अवेयरनेस फैलाना कि ये एक सामान है, एक प्रोडक्ट है, एक सर्विस है, इसको ये स्मॉल प्रोड्यूसर्स बना रहे हैं, इसको ये सोसाइटी बना रही है, आप इसको खरीदें। ठीक है, ये इसका क्या है, पर्पस ऑफ एस्टैब्लिशमेंट। इसमें क्या होता है, मेंबर क्यों जुड़ता है, मेंबर who wish to obtain reasonable prices for their output। मैं एक ऐसा पर्सन हूं जो मैंने सामान तो बना लिया, गुड्स तो रेडी कर ली, लेकिन मुझे मार्केट अवेलेबल नहीं है, मुझे मार्केट की नॉलेज नहीं है कि ये सामान मैं कहां बेचूं जहां मुझे इसका रीजनेबल प्राइस मिले। तो मुझे कौन प्रोवाइड करेगा, प्रोड्यूसर्स कोऑपरेटिव, सॉरी मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्या है बच्चों, सोसाइटी एम्स टू, यहाँ पे क्या कहना चाहती है, एम्स टू एलिमिनेट मिडलमैन एंड इंप्रूव कॉम्पिटिटिव पोजीशन। यहाँ पे भी मेरा मेन पर्पस क्या है, जो मिडल मैन है, मिचौली है, जिनकी वजह से गुड्स मेरी महंगी हो जाती है, उनको मैं क्या करूंगा, अवॉइड करूंगा, और उसमें कम से कम मिडल मैन को लेकर के गुड्स को कंज्यूमर तक पहुंचाऊंगा। इसकी फंक्शनिंग क्या है बच्चों, इट पूल्स टू आउटपुट इंडिविजुअल मेंबर एंड परफॉर्म मार्केटिंग फंक्शन लाइक ट्रांसपोर्टेशन, वेयर हाउसिंग, पैकेजिंग। आप जानते हो आपके घर जो आप सामान खरीदते हो, जो कंज्यूम करते हो, वो आपके घर तक पहुंचने के लिए कितने फेजेस से निकल के आती है, उसमें कितना रॉ मटेरियल लगा, उसमें कितने लोगों का प्रॉफिट जुड़ा हुआ है, उसमें कितनी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, वेयर हाउसिंग कॉस्ट है ना, समझ सकते हो आप, उन सब का रुपया ऐड कर करके आप उसकी फाइनल कॉस्ट पे करते हो। तो यही कॉस्ट को अगर हम बचा लें, यही कॉस्ट को अगर कोऑपरेटिव सोसाइटी कम कर दे, तो वो चीज हमें सस्ते रेट पे, कम से कम रेट पे मिल जाएगी। यही किसका उद्देश्य है, मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी। ठीक है, यहां तक आप पढ़िए, फिर हम लोग कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों फार्मर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी। तीन हमारे पास बची, फार्मर कोऑपरेटिव सोसाइटी, फिर है क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, और फिर है कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी। फटाफट आ जाओ, फार्मर कोऑपरेटिव सोसाइटी। अब नाम से पता चल रहा है किसका वेलफेयर करना है, हमें किसानों का वेलफेयर करना है। ठीक है, तो देखो क्या लिखा हुआ है, दिस सोसाइटी आर एस्टैब्लिश्ड टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ फार्मर्स बाय प्रोवाइडिंग बेटर इनपुट एट अ रीजनेबल कॉस्ट। अब किसानों को इनपुट क्या चाहिए, किसानों को इनपुट चाहिए, खेत चाहिए, उनको बैल चाहिए, उनको किसान के लिए जानवर चाहिए, उनको ट्रैक्टर चाहिए, उनको उर्वरक चाहिए, उनको बीज चाहिए, उनको कंपोस्ट खाद चाहिए, ये सब उनके इनपुट्स हैं, तभी तो आगे काम चलेगा। ठीक है, तो ये हम उनको प्रोवाइड करेंगे, यही हमारा उद्देश्य है, और हमारा नाम क्या है, फार्मर कोऑपरेटिव सोसाइटी। नेक्स्ट, मेंबर क्या है इसमें, द मेंबर कंप्राइज फार्मर। इसमें मेंबर कौन बनते हैं, फार्मर ही बनते हैं। मैंने कहा ना, जो जिसका काम है वही बनेगा, वही आपस में काम करेंगे। Who wish to jointly take up farming activity। 10 लोग बन गए, 20 लोग मिल गए, 40 लोग मिल गए, मिलके फार्मिंग का काम शुरू कर रहे हैं, और एक दूसरे के सहयोग से क्या कर रहे हैं, फार्मिंग की एक्टिविटी कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखो बच्चों, इसकी एम क्या है, फंक्शनिंग एम क्या है, द एम इज टू गेन द बेनिफिट ऑफ लार्ज स्केल फार्मिंग एंड इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी। एक मेरे पास एक खेत है, किसी के पास 2 खेत है, किसी के पास 10 खेत है, छोटे छोटे हमने जमीन को जोड़ के एक बड़े लेवल पे हमने मास प्रोडक्शन शुरू कर दिया, यही हमारा उद्देश्य है।
ठीक है। उसके बाद फंक्शनिंग क्या है, सच सोसाइटी प्रोवाइड बेटर क्वालिटी सीड्स, फर्टिलाइजर, मशीनरी, अदर मॉडर्न टेक्निक्स, ये सब जो हमें जरूरत पड़ती है। आजकल तो किसानों के लिए सरकार ने बहुत मदद कर दी, किसानों लोन की सुविधा कर दी, किसानों को सस्ते रेट पे ट्रैक्टर मुहैया उपलब्ध कर दिया, किसानों के लिए चैनल बना दिया कि किसान आपको अपनी भाषा में, लोकल भाषा में, जहाँ का भी है, बघेली, बिहारी, किसी भी लैंग्वेज का है, वो कन्नड़, तमिल, उसी लैंग्वेज में किसानों के लिए चैनल खोल दिया, तो सीजन बेसिस पे वो अब किसानों को अपडेट करते हैं। ठीक है, ये हमारा उद्देश्य हो गया। और ये हमारी कौन सोसाइटी हुई बच्चों, फार्मर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी। नेक्स्ट आ जाओ, क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी। क्रेडिट का मतलब बच्चों पैसा, फाइनेंशियल हेल्प। कौन सा है हमारा, क्रेडिट मतलब फाइनेंशियल हेल्प। क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी आर एस्टैब्लिश्ड फॉर प्रोवाइडिंग इजी क्रेडिट ऑन रीजनेबल टर्म टू दी मेंबर। देखो, फ्री में पैसा कोई नहीं दे पाएगा, पैसा फ्री में देने का काम नहीं हो पाएगा, लेकिन हाँ, अगर मार्केट में लोन 10% पे मिल रहा है, 5% पे मिल रहा है, तो हम आपको 3% में देंगे। हम आपस में एक दूसरे को क्या करेंगे, क्रेडिट सोसाइटी में क्रेडिट की हेल्प करेंगे, फाइनेंशियल हेल्प देंगे। यही हमारा उद्देश्य है। नाम क्या है, क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी। इसमें मेंबरशिप क्या है, द मेंबर कंप्राइज पर्सन हु सीक फाइनेंशियल हेल्प इन द फॉर्म ऑफ लोन। इसमें आप मेंबर बन सकते हैं, लेकिन मेंबर कौन बनेगा, जिसको फाइनेंशियल हेल्प चाहिए, जिसको फाइनेंस की नीड है। ठीक है, अब इसमें देखो बच्चों, एम क्या है इसका, द एम ऑफ सच सोसाइटी इज टू प्रोटेक्ट द मेंबर फ्रॉम एक्सप्लोटेशन ऑफ लेंडर हु चार्ज हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट। बैंक जाओगे तो बहुत सारी कंप्लायंस पूरी करनी पड़ेगी, समझ रहे हो। लेंडर के पास जाओगे, जो बड़े बड़े लेंडर्स हैं, जो गांव में पैसा देते हैं, बड़ा हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करते हैं, तो उसको हम क्या करेंगे, डी प्रमोट करेंगे। हम चाहेंगे आप वहां ना जाओ, आप यहां से पैसे अरेंज करो, आप सदस्य बनो, और आपको लो रेट ऑफ इंटरेस्ट में क्या प्रोवाइड किया जाएगा, क्रेडिट। ठीक है, लास्ट फंक्शनिंग क्या है, सच सोसाइटी प्रोवाइड लोन टू मेंबर आउट ऑफ अमाउंट कलेक्टेड एंड कैपिटल डिपॉजिट फ्रॉम द मेंबर एंड चार्ज लो रेट ऑफ। अब यहाँ पे आपको डाउट आ रहा होगा कि पैसा आएगा कहां से, लोन तो दे रही है सोसाइटी, लेकिन पैसा आए कहां से, पैसा मेंबर से ही आएगा दोस्तों। पैसा कहां से आएगा, मेंबर से ही आएगा। जो मेंबरों के पास पैसा है वो पैसा सोसाइटी में डालेंगे, और जिनको जरूरत है वो पैसा लेंगे। समझ रहे हो क्या रहा है, 5 मेंबर मिल गए, 10 मेंबर मिल गए, 10 मेंबर मिलने के बाद जिसको पैसे की जरूरत है वो आपस में दूसरे मेंबर से ले रहा है, या सोसाइटी से पैसा ले रहा है। समझ, एक दूसरे हेल्प हो गई। समझ गए आप। तो दिस इज एंड ऑफ क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी। यहां तक आप पढ़ लो, फिर लास्ट वाली हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ बच्चों, कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी। कोऑपरेटिव हाउसिंग, घर मुहैया कराना है, सबका घर हो। सरकार भी इसमें हेल्प करती है। सरकार ने बहुत जगह प्रधानमंत्री कल्याण योजना के तहत घर बनवाए गए। कभी आप गांव में जाओ, अपने पैतृक गांव में देखो, घरों में देखो, बहुत सारी हेल्प की गई है लोगों को घर बनवाने के लिए। प्रधानमंत्री आवास योजना एक चलाई गई है, हालांकि हमारा टॉपिक प्रधानमंत्री आवास योजना नहीं है, बट इसकी मदद से हम समझ सकते हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना में सरकार क्या करती है, आपके खाते में पैसे डालती है और आपको कहती है कि आप घर बनाइए, यानी जो उसकी जो कीमत आएगी सरकार आपको देती है। पूरा पैसा तो नहीं दे पाती, लेकिन एक बेसिक अमाउंट जो सरकार को लगता है कि आजकल की महंगाई में इतना पैसा लगेगा घर को खड़ा करने के लिए। ठीक है, फिर उसकी रंग रोगन के लिए जो आप डिजाइनिंग वगैरह कराते हो वो आपका पर्सनल खर्चा है। ठीक है, तो इसी तरीके से हमने भी एक बिजनेस सेटअप शुरू किया। क्या हमारा उद्देश्य क्या होगा, कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी। इसमें लिखा हुआ बच्चों, कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी आर एस्टैब्लिश्ड टू हेल्प पीपल विद लिमिटेड इनकम टू कंस्ट्रक्ट इनकम एट रीजनेबल कॉस्ट। आप सदस्य बन जाइए उस सोसाइटी के, जिसमें आपको एक दूसरे की हेल्प मिलेगी कि आप अपना घर बना सके, घर ले सके। ठीक है, ये हुआ हमारा एस्टैब्लिशमेंट का पर्पस। मेंबर, नेक्स्ट, मेंबर ऑफ द सोसाइटी कंसिस्ट ऑफ पीपल हु आर डिजायरस ऑफ प्रोक्योरिंग रेजिडेंशियल अकोमोडेशन एट लोअर कॉस्ट। इसमें मेंबर बनेगा कौन, इसमें किसान नहीं बनेगा, इसमें प्रोड्यूसर नहीं बनेगा, इसमें कंज्यूमर नहीं बनेगा, इसमें कोई भी बन सकता है जिसको घर बनाना है, जिसको घर की रिक्वायरमेंट है, जो चाहता है मेरा भी एक घर हो। सोसाइटी के आप मेंबर सदस्य बन सकते हो। नेक्स्ट बच्चों, इसका एम क्या है, द एम इज टू सॉल्व द हाउसिंग प्रॉब्लम ऑफ द मेंबर बाय कंस्ट्रक्टिंग हाउसेज गिविंग ऑप्शन पेइंग इंस्टॉलमेंट। घर आप बनवा दीजिए, जो किस्त होंगी, जो पैसे होंगे, हम उसको धीरे धीरे देते रहेंगे। जैसे आजकल के टाइम में मोबाइल लेना है, कंप्यूटर लेना है, टीवी लेना है, फ्रिज लेना है, गाड़ी लेना है, पैसे नहीं भी हो तो आप उसको खरीद सकते हो। क्या ऑप्शन है, ईएमआई हो, इंस्टॉलमेंट ऑप्शन है। इस तरीके से घर में भी हमने सिस्टम किया है कि जो 5-10 लाख रुपए आज बेसिक पैसा लगता है, उसकी मरम्मत के लिए हम क्या कर रहे हैं, घर बनाने को आपको हेल्प कर रहे हैं। आप घर बनाइए और हमें किस्तों में पेमेंट कर दीजिए।
ठीक है। अच्छा, फंक्शनिंग क्या करती है दी सोसाइटी? दी सोसाइटी कंस्ट्रक्ट फ्लैट टू प्रोवाइड प्लॉट टू मेंबर ऑन विच मेंबर देमसेल्फ कैन कंस्ट्रक्ट हाउसेज एज पर देयर कन्वीनियंस एंड एज पर देयर कंफर्ट्स। मतलब सर, लोगों को जमीन खरीदनी है सस्ते रेट पे, वो भी अवेलेबल होगी। जमीन है, घर बनाने का पैसा नहीं है, वो भी हेल्प प्रोवाइड होगी। तो ये सारी हेल्प रिलेटेड टू क्या है? हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी की तरफ से हम कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपका कोऑपरेटिव सोसाइटी का पूरा डिस्कशन खत्म होता है। इसके बाद भी अगर आपकी बुक में कोऑपरेटिव सोसाइटी के रिलेटेड कोई टॉपिक हो, कोई भी एडिशनल चीजें डिस्कस हो, वो आप मुझसे किसी भी टाइम फोन करके या कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी इस चैप्टर से अगर क्वेश्चन आता है तो डायरेक्ट क्वेश्चन आता है सोसाइटीज क्या होती हैं, उसके फीचर्स बताओ या उसकी लिमिटेशंस बताओ। टाइप्स ऑफ सोसाइटी बहुत कम पूछा जाता है, लेकिन नॉलेज के लिए आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बच्चों, सेशन हमारा स्टार्ट होता है कंपनी। कंपनी की एनसीईआरटी की बुक में अगर आप देखोगे तो एक अलग से चैप्टर बना रखा है, लेकिन मोस्टली हम देखते हैं जो प्राइवेट राइटर्स हैं उन्होंने कंपनी को सेकंड चैप्टर में ही लिया हुआ है, क्योंकि इसका भी एक फॉर्म ऑफ बिजनेस है। ये भी एक फॉर्म ऑफ बिजनेस है जिसमें आप एज अ कंपनी ओपन करके बिजनेस कर सकते हो। आजकल तो सबसे सरल काम हो गया है, कंपनी खुलवाओ और कंपनी के नाम से बिजनेस करो। बहुत ही रेयरली है कोई सोल पार्टनरशिप में काम करे या पार्टनरशिप में काम करे। कोई कंपनी का प्रोसेस को गवर्नमेंट ने बहुत इजी कर दिया है। इतने प्रकार की कंपनी के ऑप्शन दे दिए हैं आजकल। 1% कंपनी आ गया, हम पढ़ेंगे। आप 1% कंपनी के हिसाब से बिजनेस कर सकते हैं। तो आज हम लोग कंपनी का डिस्कशन पूरा करेंगे और आप कंपनी के एक एक टॉपिक को जो मैं पढ़ाऊंगा आप बुक से डिटेल से पढ़ेंगे, क्योंकि पूरी 12th आपकी कंपनी अकाउंट्स, पूरी जो 12th की अकाउंट्स है बच्चों, 3 अकाउंट्स की बुक आपको पढ़नी है। पार्ट 1 को छोड़ के पार्ट 2 एंड पार्ट 3 पूरी कंपनी की अकाउंटेंसी आप पढ़ेंगे। तो इस चैप्टर को आप मान के चलिए कि ये 11th का ये चैप्टर आपके पूरी 12th को याद कराएगा। पूरी 12th में आप रिकॉल करोगे इस चैप्टर। ठीक है, तो पहले बच्चों कंपनी होती क्या है? सुना तो आपने ही बहुत है, आप 11th क्लास में भले हो, लेकिन कंपनी 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 सुना हुआ आपने। तो कंपनी क्या है बच्चों? डेफिनेशन पढ़ते हैं। कंपनी इज एन एसोसिएशन ऑफ पर्सन। ये भी लोग खोलते हैं, इसको भी लोगों द्वारा खोला जाता है। कैरिंग आउट बिजनेस एक्टिविटी एंड हैज अ लीगल स्टेटस। इसको भी रजिस्ट्रेशन कराया जाता है। ये भी एक एक्ट के तहत गठित होती है। इसका एक कंपनीज एक्ट 2013 है। पहले 1956 था, फिर गवर्नमेंट ने इसको अपडेट अमेंड किया, 2013 बनाया। इंडिपेंडेंट टू इट्स मेंबर। ये मेंबर से अलग है। अगर मैंने कंपनी खोली तो मैं अलग हूं, कंपनी अलग। कंपनी और मुझे आप एक एंटिटी नहीं मान सकते। कंपनी का अपना एक लीगल एग्जिस्टेंस है। कंपनी के नाम से एनुअल अकाउंट्स बनते हैं, कंपनी के नाम से बैलेंस शीट फाइल होती है, कंपनी के नाम से वाउचर्स बनते हैं, मेरे नाम से नहीं बनते। मैं या तो डायरेक्टर हूं या कंपनी का शेयर होल्डर हूं, मैं कंपनी नहीं हूं। तो दिस इज डिफरेंट फ्रॉम इट्स मेंबर। अ कंपनी कैन बी डिस्क्राइब एज एन आर्टिफिशियल पर्सन है। ये आर्टिफिशियल मतलब क्या होता है? जैसे ये स्टैंप है, ये स्टैंप आर्टिफिशियल है, ये अपने आप नहीं अटैच होगी। इसको आप जब लगाओगे तब ये अटैच होगी, लेकिन ये इंडिपेंडेंट है, इसका एक नाम है। तो कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है, इसको चलाया जाएगा, इसको बिजनेस करने के लिए इसके नाम को आगे बढ़ाया जाएगा बाय इट्स मेंबर, बाय डायरेक्टर्स। ठीक है, तो दिस इज आर्टिफिशियल कॉन्सेप्ट। हैविंग अ सेपरेट एंटिटी। अब मैं और कंपनी अलग अलग है, मैंने आपको बताया। परपेचुअल सक्सेशन, देखो बच्चों यही मीनिंग में, यही जो मीनिंग पढ़ रहे हैं, यही कीवर्ड्स इसके फीचर्स में आएगा। परपेचुअल सक्सेशन मतलब होता है कंपनी कभी बंद नहीं होती। मतलब जब तक कंपनी को आप मेंबर के आने जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता, तो कंपनी में मेंबर्स बनते हैं, कंपनी में शेयर ट्रांसफर होते हैं, तो कंपनी कभी भी बंद नहीं होती। टाटा कंपनी आज की नहीं है, 200 साल पुरानी कंपनी है टाटा, लेकिन आज भी चल रही है। रिलायंस कंपनी मुकेश अंबानी, अनिल अंबानी आज चला रहे, लेकिन धीरूभाई अंबानी जी की बनाई हुई कंपनी, और आगे भी चलती रहेगी। समझ गए आप? ये है इसका क्या मतलब, परपेचुअल सक्सेशन एंड अ कॉमन सील। कंपनी अपने सारे काम अपने कॉमन सील के तहत करेगी, अपने डॉक्यूमेंट, अपने जो कागज हैं उसको कॉमन सील के तहत किया जाएगा। मैं कोई नहीं हूं कंपनी को ऑथराइज करने का। हाँ, मुझे पावर दी जा सकती है, मुझे ऑथराइज किया जा सकता है, लेकिन कंपनी की अपनी खुद की कॉमन सील। तो दिस इज व्हाट अ कंपनी। अभी हम पढ़ेंगे बहुत जल्दी टाइप्स ऑफ कंपनी। ठीक है, चलो फटाफट आ जाओ। फीचर्स बिना डिले किए, सारे मीनिंग के वर्ड्स आ जाएंगे यहाँ पे। सबसे पहले सेपरेट एंटिटी है, समझाया आपको। आर्टिफिशियल पर्सन है। फॉर्मेशन कैसे होता है बताओ? फॉर्मेशन कैसे होता है? इजी है, लेकिन ज्यादा इजी भी नहीं है। यहाँ पे हम पढ़ेंगे, इसका प्रोसेस है, हम पढ़ेंगे इसको। फॉर्मेशन ऑफ कंपनी के 4 स्टेप्स हम पढ़ेंगे। ठीक है,
चलो, तो फॉर्मेशन क्या होता है? फॉर्मेशन कंपनी जब 2013 के थ्रू तहत होगा और गवर्नमेंट ने जो प्रोसेस प्रिस्क्राइब किया है उसके थ्रू आपको कंपनी इनकॉर्पोरेट कराना है। परपेचुअल सक्सेशन मैंने बताया आपको, मेंबर विल कम मेंबर विल गो, कंपनी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कंट्रोल कौन करता है कंपनी का? कंपनी का कंट्रोल कौन करता है? शेयर होल्डर एक वर्ड होता है बच्चों, एक होता है डायरेक्टर। शेयर होल्डर वो होता है जो कंपनी में पैसा लगाता है, जिसका कंपनी में हित है, जिसको कंपनी अपना प्रॉफिट और लॉस देगी। डायरेक्टर कौन होता है बच्चों? कंपनी जिसको अपॉइंट करती है कि आप पढ़े लिखे हो, आपके पास नॉलेज है, आप कंपनी को चलाओ। मैं शेयर होल्डर हूं, डायरेक्टर मैं ही हो सकता हूं, मतलब मेरी कंपनी, मैं ही डायरेक्टर, मैं इसको चला रहा हूं। लेकिन मैं अगर कम पढ़ा लिखा हूं या कंपनी बहुत बड़ी है तो हम पढ़े लिखे लोगों को डायरेक्टर अपॉइंट करते हैं। तो कंट्रोल कौन करेगा? डायरेक्टर। पैसा कौन लगाएगा? शेयर होल्डर। लायबिलिटी क्या होगी बच्चों? हमेशा लिमिटेड। कंपनी खोलने का पर्पस यही होता है कि कंपनी हमेशा लायबिलिटी लिमिटेड लेके चलती है, ठीक है। कॉमन सील मैंने आपको बताया, कंपनी के सारे डॉक्यूमेंट्स, अपनी सारी कंप्लायंस कॉमन सील के तहत होगी और कंपनी कभी भी कोई रिस्क अपने मेंबर को ट्रांसफर नहीं करेगी। कंपनी की लायबिलिटी उसके कॉमन सील के तहत खुद की है। कल के दिन कंपनी में कुछ होता है तो कंपनी के एसेट्स बेचे जाएंगे, मेरे घर का एसेट नहीं बेचा जाएगा, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट फीचर्स ऑफ कंपनी। कोई एक्स्ट्रा पॉइंट होता है तो आप पूछ सकते हैं, यहां तक आप पढ़ लीजिए बच्चों, फिर आगे चलते हैं। चलिए दोस्तों आगे कंटिन्यू करते हैं। पढ़ाते पढ़ाते मुझे सर्दी का अनुभव हुआ, इसलिए मैंने टोपा लगा लिया और सर्दी बढ़ रही है। आज 7 जनवरी है और टेम्परेचर आज 12 डिग्री है। तो आप भी अपने घरों में जब भी पढ़े या बाहर निकले तो टोपा, मफलर, जूते, ये सब मैंडेटरी समझ के पढ़े, मतलब लगाएं। चलिए अब हम लोग दोस्तों देखते हैं मेरिट डीमेरिट ऑफ कंपनी, मेरिट एंड डीमेरिट्स या लिमिटेशन। तो जो भी फीचर्स पढ़ा हमने वो हमारे मेरिट बन जाएंगे और जो भी कंपनी खोलने की जो कमियां होती हैं, जो कंपनी हमें नहीं खोलनी चाहिए, उसके क्या बन जाएंगे? डीमेरिट बन जाएंगे दोस्तों। सबसे पहले मेरिट में देखिए, लिमिटेड लायबिलिटी है, फायदा है हमारा। ट्रांसफर ऑफ शेयर्स, अभी तक जितने आपने पढ़े थे फॉर्म ऑफ बिजनेस में, ट्रांसफर ऑफ शेयर नहीं है। उसमें आप क्या नहीं कर सकते? आप अपना बिजनेस का राइट, आप अपना अधिकार किसी और को दे नहीं सकते, लेकिन कंपनी में ये अलाउ है। लेकिन आगे पढ़ेंगे दोस्तों, ये सिर्फ कहां अलाउ है? पब्लिक कंपनी में। प्राइवेट कंपनी में शेयर ट्रांसफरेबल नहीं होते। उसके बाद बच्चों परपेचुअल एग्जिस्टेंस आपका एक मेरिट है, कंपनी का एग्जिस्टेंस खत्म नहीं होगा उसके मेंबर के आने और जाने से, ठीक है। उसके बाद स्कोप फॉर एक्सपेंशन, कंपनी का मेन पर्पस ही क्या होता है? एक्सपेंशन। आप इंडिया में, इंडिया से बाहर, विश्व में काम कर सकते हो अगर आप एज अ कंपनी काम करते हो, ये सबसे बड़ा इसका मेरिट है, स्कोप ऑफ एक्सपेंशन। नेक्स्ट है बच्चों प्रोफेशनल मैनेजमेंट। एक पॉइंट क्या है? प्रोफेशनल मैनेजमेंट, मतलब आप कंपनी को चलाने के लिए अच्छे से चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, अच्छे से MBAs, अच्छे से लॉयर्स आप कंपनी में हायर कर सकते हो। उनको अच्छा मोटा पैसा दोगे, वो आपकी कंपनी के लिए खूब अच्छा काम करेंगे और आपकी कंपनी ग्रोथ होती जाएगी, ठीक है। दिस आर मेरिट्स। आपकी बुक में और भी कोई पॉइंट्स हो सकते हैं तो आप मुझे पूछ सकते हो, जैसे आपको मैंने बताया। नेक्स्ट बच्चों लिमिटेशन के बारे में आ जाओ। सबसे बड़ा इशू लिमिटेशन में लिखा हुआ है कॉम्प्लेक्सिटी इन फॉर्मेशन। बच्चों कंपनी ओवरनाइट नहीं खोल सकते आप, एक कोई सिंपल प्रोसीजर नहीं है। इसके लिए हम पढ़ेंगे पूरा फॉर्मेशन का 4 स्टेप हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो कंपनी फॉर्मेशन के लिए वी हैव टू अंडरगो अ प्रोसेस। देयर आर सर्टेन डॉक्यूमेंट्स दैट वी हैव टू प्रिपेयर, देयर आर सर्टेन फॉर्मेलिटीज, लीगल फॉर्मेलिटी दैट वी हैव टू कंप्लाई। एक नेम होना चाहिए आपका, उस हिसाब से आप फॉर्मेशन कर पाओगे। नेक्स्ट बच्चों लैक ऑफ सीक्रेसी, यहां आप अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स को सीक्रेट नहीं कर सकते। आप चाहो कि मैं बुक्स ऑफ अकाउंट पब्लिश ना करूं, कंपनी में डॉक्यूमेंट मैंडेटरी होते हैं पब्लिश करना। बच्चों एक वेबसाइट होती है MCA, गवर्नमेंट की वेबसाइट है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। वहां पे आपको अपने एनुअल बुक्स ऑफ अकाउंट्स, P&L अकाउंट, बैलेंस शीट पब्लिश करनी होती है और उसको कोई भी देख सकता है, इसलिए वहां पे लैक ऑफ सीक्रेसी नहीं है। नेक्स्ट बच्चों न्यूमरस रेगुलेशन, कंपनी आपने ओपन करा ली, GST की रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करना पड़ेगा, इनकम टैक्स के रूल फॉलो करना पड़ेगा, कंपनी लॉ के रूल्स फॉलो करना पड़ेगा, लेबर लॉ कंप्लाई करना पड़ेगा, और भी बहुत प्रकार के कानून आपके ऊपर लगेंगे और आपको पढ़े लिखे लोग रखना है जो आपको ये रेगुलर रूल्स को फॉलो करवाएं। नेक्स्ट बच्चों डिले इन डिसीजन मेकिंग। डिले कहां होगा बताओ? जहां पे पब्लिक कंपनी होगी, जहां पे ज्यादा मेंबर होंगे, जब बड़ी कंपनी होगी तो डिसीजन मेकिंग में डिले होता है। क्यों? क्योंकि कंपनी के डिसीजन लिए जाते हैं मीटिंग में। मीटिंग होती है बच्चों 2 लोगों की, एक बोर्ड की मीटिंग और एक शेयर होल्डर की मीटिंग। डायरेक्टर मैंने आपको बताया जो कंपनी को चलाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? डायरेक्टर बोलते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? डायरेक्टर। तो वो फैसले लेते हैं कंपनी के इंटरनल अफेयर्स का।
लेकिन जब कोई ऐसा फैसला इसमें कंपनी का हित छुपा हुआ है, कंपनी के पैसे खर्च होंगे मोटे, तो फिर शेयर होल्डर को भी बताना जरूरी होता है, और शेयर होल्डर जल्दी से हाँ ना नहीं बोलते, इसलिए डिले होता है। आगे बच्चों एक पॉइंट है ओलिग्राफिक मैनेजमेंट है बच्चों। मतलब ये कंपनी कैसे चलेगी, कंपनी को कैसे बिजनेस चलाना होगा। कंपनी में भी आप क्या फाइंड करते हो, कंपनी में डायरेक्टर अपॉइंट करते हो, वो कंपनी को चलाते हैं। कंपनी में पैसा कौन लगाता है, शेयर होल्डर। तो यहाँ पे कभी कभी ये प्रॉब्लम हो सकती है कि दोनों के बीच में डिस्प्यूट हो सकता है, दोनों एक दूसरे की वैल्यू को नहीं समझ सकते। डायरेक्टर बोलेगा मैं कंपनी को चला रहा हूं, मैं पूरे दिन मेहनत कर रहा हूं, मुझे ज्यादा तनख्वाह दी जाए। शेयर होल्डर क्या बोलेंगे, पैसा हमने लगाया, प्रॉफिट का हिस्सा हमें मिलना चाहिए, हमने कंपनी को कहां से कहां पहुंचाया। ठीक है, तो इसमें क्या हो सकता है, ये एक लिमिटेशन है। उसके बाद बच्चों कॉन्फ्लिक्ट इन इंटरेस्ट, इसी से जुड़ा हुआ पॉइंट है। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का मतलब एम्प्लॉय चाहता है तनख्वाह, शेयर होल्डर चाहते हैं प्रॉफिट का हिस्सा, कंज्यूमर क्या चाहता है, जिसको आप बिजनेस करते हो, जिससे आप बिजनेस डील करते हो, कम रेट पे अच्छा सामान। तो किस किस को खुश कर पाओगे आप, तो आप कहीं ना कहीं फंस जाओगे कि प्रॉफिट पे ध्यान दूं, शेयर होल्डर पे ध्यान दूं, या अपने एम्प्लॉयज पे ध्यान दूं, हमारा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो दीज आर फीचर्स एंड मेरिट्स एंड डिमेरिट्स ऑफ कंपनी। तो यहाँ पे आराम से आप अपनी बुक को ओपन करके यहां तक पढ़ो, वीडियो को पॉज करो, देन विल मूव अहेड। नेक्स्ट बच्चों हमारे पास टॉपिक आता है टाइप्स ऑफ कंपनी। बहुत प्रकार की कंपनियां होती हैं, तो क्लास 11th लेवल पे हम सारे प्रकार की कंपनी डिस्कस नहीं करेंगे, जो आपके सीबीएसई के सिलेबस में डाला गया है एनसीईआरटी की बुक में, उतनी ही प्रकार की कंपनियां हम डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली हमारे पास कंपनी यहाँ पे दी गई है ओपीसी कंपनी, जिसे बोलते हैं 1 पर्सन कंपनी, प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी। बाकी का डिस्कशन हमारे पास नहीं है। अगर आपको याद हो एक चैप्टर हम पढ़ेंगे पब्लिक प्राइवेट ग्लोबल एंटरप्राइज, उसमें हम पढ़ेंगे स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन, है ना एक, उसमें हम पढ़ेंगे गवर्नमेंट कंपनी, सरकारी कंपनी, जिसमें 51% से ज्यादा का कंट्रोल गवर्नमेंट के हाथ में है, उसे हम गवर्नमेंट कंपनी बोलते हैं। यहाँ पे हम क्या पढ़ेंगे, प्राइवेट पब्लिक कंपनी बेसिकली। तो सबसे पहले आ जाओ बच्चों, प्राइवेट कंपनी क्या होती है, नाम से ही पता चल रहा है, ऐसी कंपनी जिसका गठन, जिसका इनकॉर्पोरेशन कुछ चंद लोगों ने मिलकर किया है। इसमें मिनिमम मेंबर और मैक्सिमम लिमिट फिक्स की गई है। तो मैं थोड़ा सा रीड करके बता रहा हूं, आप अपनी बुक पे ध्यान दो। प्राइवेट कंपनी वो है बच्चों जिसके शेयर ट्रांसफर नहीं हो सकते। पहला फीचर प्राइवेट कंपनी का, मिनिमम मेंबर 2 चाहिए, मैक्सिमम 200 से ज्यादा नहीं। प्राइवेट कंपनी में 200 से ज्यादा मेंबर नहीं बन सकते। अगर आपके मेंबर एक्सीड करते हैं तो आपको अपनी कंपनी को पब्लिक में कन्वर्ट कराना पड़ेगा, फिर आप प्राइवेट कंपनी नहीं हो। और दूसरा बच्चों, डज नॉट इनवाइट पब्लिक फॉर सब्सक्रिप्शन, यहां पे पब्लिक से पैसा आप नहीं मांग सकते। अगर आपको पब्लिक से पैसा चाहिए तो पहले आप अपनी कंपनी को पब्लिक में चेंज करो। क्लियर, चलिए अब ये हुआ हमारे पास क्या, प्राइवेट कंपनी के फीचर। तो मतलब एनी कंपनी, मीनिंग में क्या लिखेंगे, एनी कंपनी विच रिस्ट्रिक्ट द ट्रांसफर ऑफ शेयर्स, विच हैज अ मिनिमम मेंबर टू मैक्सिमम 200 एंड विच डू नॉट इनवाइट पब्लिक फॉर पब्लिक सब्सक्रिप्शन, which is that is private company। और simple, the company which is not private is public company। जो प्राइवेट नहीं है पब्लिक है, मतलब जहां शेयर ट्रांसफर है, जहां मैक्सिमम मेंबर अनलिमिटेड है, मिनिमम 7 हम पढ़ेंगे, और जहां पे पब्लिक से पैसा लेती है उसे हम क्या बोलते हैं, पब्लिक कंपनी। तो ये हमारा पब्लिक प्राइवेट दोनों हो गया। क्लियर, यही आपको मीनिंग में लिखना है। अब आ जाओ, एक डिफरेंस आपकी बुक में दिया होगा, आप उस डिफरेंस पे फोकस करो और मैं आपको यहां से पढ़ाता हूं फटाफट पब्लिक और प्राइवेट का डिफरेंस। सबसे पहले आप बुक में ध्यान दो, कैमरे की तरफ मत देखो, मैं क्या बोल रहा हूं मत सुनो, देखना छोड़ दो। मेंबर मिनिमम 2, मैक्सिमम 200, ये किसका है, प्राइवेट कंपनी। पब्लिक में मिनिमम 7, मैक्सिमम अनलिमिटेड। ठीक है, दोबारा रिपीट कर रहा हूं, प्राइवेट कंपनी में मिनिमम 2 मेंबर, मैक्सिमम 200, पब्लिक कंपनी मिनिमम 7 मेंबर, मैक्सिमम अनलिमिटेड। ठीक है, अब डायरेक्टर की बात करें, कंपनी में डायरेक्टर कितने होंगे, प्राइवेट कंपनी 2, मिनिमम बोल रहा हूं, और मिनिमम 3 किसमें, पब्लिक कंपनी। मिनिमम डायरेक्टर प्राइवेट कंपनी में 2 और पब्लिक कंपनी में 3। ठीक है, उसके बाद ट्रांसफर ऑफ शेयर्स, प्राइवेट कंपनी रिस्ट्रिक्शन है, पब्लिक कंपनी में रिस्ट्रिक्शन नहीं है। इन्विटेशन टू पब्लिक, पैसा ले सकती है प्राइवेट कंपनी, नो, पब्लिक कंपनी यस। ये बेसिक डिफरेंस हमारे पास हो गया। आपकी बुक में और कोई बेस भी हो सकता है,
आप उसको पढ़ के डाउट पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए अब हम डिस्कस करते हैं बच्चों 1 पर्सन कंपनी। ये आपके एग्जाम में आ सकता है क्योंकि ये कंसेप्ट ही बच्चों नया आया है। 2013 से पहले बच्चों ओपीसी का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता था। ओपीसी कंपनी का कॉन्सेप्ट लाया इसीलिए कि लोग कंपनी के नाम से डरे नहीं, कंपनी के फॉर्म ऑफ बिजनेस से डरे नहीं। मैक्सिमम लोग कंपनी के फॉर्म में बिजनेस करें, एनरोल कराएं, रजिस्ट्रेशन ले और बिजनेस करें। जब आप ओपीसी में काम करते हो मतलब आपका लेवल बहुत छोटा है, एक आदमी कंपनी चला रहा है। जब आपको लगेगा कि आपका लेवल बढ़ रहा है, प्राइवेट कंपनी में चले जाओ, कन्वर्ट करा लो, और बड़ा हो रहा है पब्लिक कंपनी में चले जाओ। शुरुआत आप एक आदमी से भी कर सकते हो, 2 मेंबर की जरूरत नहीं है। तो देखो बच्चों ओपीसी की डेफिनेशन क्या है। 1 पर्सन कंपनी इज अ कंपनी विच हैज ओनली 1 मेंबर, द 1 पर्सन विल बी शेयर होल्डर, वही क्या हो जाएगा शेयर होल्डर। इट अवेल ऑल द बेनिफिट्स ऑफ प्राइवेट कंपनी, ये एक तरीके से प्राइवेट कंपनी ही है। such as separate legal entity protecting personal assets and business liability and perpetual succession। मतलब जो कंपनी के फीचर्स हमने पढ़े थे चैप्टर में, सारे फीचर्स बेनिफिट इसको यहाँ ओपीसी में भी मिलेंगे। अब कुछ चीजें इसके बारे में देख लेते हैं बच्चों, जिसको हम कैरेक्टरिस्टिक्स बोल सकते हैं कि ओपीसी कंपनी में क्या क्या चीजें खास होती हैं। पहला देखो बच्चों, ओपीसी कंपनी का रजिस्ट्रेशन आप कराएंगे तो आपको लाइसेंस मिलेगा ओपीसी का। आप कैसे नाम से जाने जाओगे, ओपीसी के नाम से जाने जाओगे। ये एक नेचुरल पर्सन होगी। नेचुरल पर्सन का मतलब एक सेपरेट एंटिटी होगी, आप अलग है, ओपीसी अलग है। दूसरा नेक्स्ट बच्चों यहाँ पे लिखा हुआ है, नो पर्सन शैल बी एलिजिबल टू इनकॉर्पोरेट ओपीसी टू बिकम नॉमिनी इन मोर देन 1 सच कंपनी। एक आदमी एक से ज्यादा ओपीसी नहीं चला सकता। अगर मुझे कंपनी खोलनी है तो मैं एक ही ओपीसी खोल सकता हूं, लेकिन आपको पता है ना कंपनी आप कई खोल सकते हो। जैसे मान लो मुझे बिजनेस करना है तो मैं कई कंपनी खोल सकता हूं। एक फूड की कंपनी खोल ली, एक टीचिंग इंडस्ट्री की खोल ली, एक मैंने फार्मा कंपनी खोल ली, लेकिन ओपीसी के नाम से एक। नो माइनर शैल बिकम मेंबर और नॉमिनी इन 1 पर्सन कंपनी। माइनर को आप ना तो मेंबर बनाओगे ना नॉमिनी बनाओगे। सच कंपनी कैन नॉट बी इनकॉर्पोरेटेड और कन्वर्टेड इनटू कंपनी अंडर सेक्शन 8। सेक्शन 8 कंपनी क्या होती है, देखो आपके सिलेबस में नहीं है बट यहाँ पे सेक्शन 8 का लिंक दिया हुआ है बच्चों। सेक्शन 8 कंपनी होती है वो कंपनियां जो दान पुण्य का काम करती हैं, या वो कंपनियां जो ये कहती हैं कि हमारा बिजनेस प्रॉफिट के लिए नहीं है, समाज सेवा के लिए। जैसे पतंजलि लिमिटेड जो है कंपनी बाबा रामदेव की, उन्होंने सेक्शन 8 का लाइसेंस लिया हुआ है। वो कहते हैं जितना भी हम कमाते हैं वो लोगों की भलाई में खर्च करते हैं और हम प्रॉफिट के लिए काम नहीं करते, तो इसे बोलते हैं सेक्शन 8 कंपनी। तो कभी भी क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, कभी भी आपको कन्वर्ट करना है ओपीसी से सेक्शन 8 में तो आप नहीं जा पाएंगे। सेक्शन 8 अलग से सेपरेट होता है। सच कंपनी कैन नॉट कैरी आउट नॉन फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज इंक्लूडिंग इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटी। अब ध्यान सुनो, ये जो बिजनेस होते हैं नॉन एनबीएफसी, ये क्या होता है, जैसे मुथूट फाइनेंस, मणिपुरम गोल्ड लोन, सुना है ना आपने, ये बिजनेस है, ये भी तो कंपनी है। तो ओपीसी के नाम से आप ये बिजनेस नहीं कर सकते, इस काम के लिए बहुत पूंजी चाहिए होती है। तो ओपीसी के नाम से आप ये बिजनेस शुरू नहीं कर सकते। नो सच कंपनी कैन कन्वर्ट वॉलंटरली इनटू एनी काइंड ऑफ कंपनी अनलेस 2 year हैज एक्सपायर्ड फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। अगर आपने एक बार ओपीसी ओपन करा लिया तो 2 साल तक आपको ओपीसी में ही रहना है, आप कन्वर्ट नहीं करा पाएंगे एक्सेप्ट थ्रेशहोल्ड लिमिट। थ्रेशहोल्ड का मतलब, लेकिन अगर आपका साइज बढ़ गया, आपका दायरा बढ़ गया, और दायरा क्या है यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, पेड अप कैपिटल आपकी 50 लाख से ऊपर चली गई, या एनुअल टर्नओवर सेल आपकी 2 करोड़ से ऊपर चली गई, तो गवर्नमेंट कहती है आपको ओपीसी से कन्वर्जन कराना पड़ेगा, फिर आप छोटी कंपनी नहीं हो। तो ऐसी बंदिशें भी डाली गई हैं, लेकिन 2 साल तक आप ओपीसी में ही रहेंगे। अगर थ्रेशहोल्ड चेंज हो गई तो जाना पड़ेगा। 2 साल बाद चेंज, ठीक है, 2 साल के अंदर अंदर आप कहीं नहीं जा सकते, लेकिन 2 साल के अंदर अगर लिमिट से ही बियॉन्ड हो गए तो जाना ही पड़ेगा। मतलब लिमिट किसी भी टाइम इंक्रीज हो गई अगर, तो आपको ओपीसी से प्राइवेट में या पब्लिक में जाना पड़ेगा। ठीक है, ये पूरा ओपीसी का डिस्कशन, इतना ही आपको पढ़ना है ओपीसी के बारे में। ठीक है, यहां तक आप पढ़ लो बच्चों, फिर आगे हम लोग चलते हैं। टॉपिक इज फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी। चाहे आप 11th में हो, चाहे बीकॉम में हो, सीए फाउंडेशन में हो, या प्रैक्टिकल लाइफ में हो, मतलब आप सच में ही किसी कंपनी को इनकॉर्पोरेट कर रहे हो, मतलब आपको किसी ने बोला मेरी कंपनी आप खुलवा दीजिए, तो ये प्रोसेस हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बड़ा प्रोसेस है थियोरेटिकली, लेकिन प्रैक्टिकली ज्यादा बड़ा नहीं होता।
हमें बस कुछ चीजों का स्टेप्स पता होने चाहिए, क्या डॉक्यूमेंट बनवाने, किसके साइन करवाने, ठीक है ना, कहाँ पे किसकी स्टैंप लगनी है, कौन कौन सी फीस पे करनी है, इसे हम बोलते हैं फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी। ठीक है, चलो सर शुरू करते हैं। फॉर्मेशन ऑफ कंपनी, एक कंपनी खुलवाने का क्या प्रोसेस है? तो 4 प्रोसेस हम पढ़ेंगे। एक कंपनी को 4 स्टेज से गुजरना पड़ता है। वो 4 स्टेज कौन से हैं बताइए? सबसे पहला है प्रमोशन ऑफ अ कंपनी, पहली स्टेज। दूसरी कौन सी है बच्चों? प्रमोशन के बाद इनकॉर्पोरेशन, दूसरी स्टेज कौन सी हुई? इनकॉर्पोरेशन। तीसरी स्टेज कौन सी हुई? कैपिटल सब्सक्रिप्शन। और चौथी कौन सी हुई? कमेंसमेंट ऑफ सर्टिफिकेट। आपको क्या मिल जाता है? सर्टिफिकेट किस चीज का? बिजनेस शुरू करने का। अब यहां पे ध्यान से सुनिए, 4 स्टेज है पब्लिक कंपनी के लिए, लेकिन अगर आप प्राइवेट कंपनी है या ओपीसी है तो 3 स्टेज से ही आपका काम चल जाएगा, क्योंकि जो पब्लिक सब्सक्रिप्शन है वो सिर्फ किसके लिए है? पब्लिक कंपनी के लिए। क्योंकि पब्लिक कंपनी को ही पैसा पब्लिक से मांगना होता है, तो पब्लिक सब्सक्रिप्शन करेगी, वरना नहीं करेगी। चलिए सबसे पहले प्रोसेस पे आइए। फॉर्मेशन ऑफ कंपनी का मतलब थोड़ा सा देख लीजिए। फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी मींस ब्रिंगिंग अ कंपनी। आपके पास जो भी बुक है उसी को देख कंटिन्यू कीजिए, नहीं तो मेरे लेक्चर को सुनिए और आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी मींस ब्रिंगिंग अ कंपनी इनटू एग्जिस्टेंस। कंपनी आपके ख्यालों में घूम रही है, बस ये काम करेंगे, यहाँ बिजनेस होगा, वहां ऑफिस होगा, इतने एम्प्लॉय होंगे, उसको हकीकत में लाना ही क्या है? फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी एंड स्टार्टिंग इट्स बिजनेस। इट इन्वॉल्व कंप्लीशन ऑफ अ लॉट ऑफ लीगल फॉर्मेलिटीज एंड प्रोसीजर। मैंने बताया ना, फॉर्मेशन ऑफ कंपनी के प्रोसेस में टाइम लगता है, प्रोसीजर में टाइम लगता है। ये रातों रात कंपनी नहीं खुल जाती। ये सिर्फ फिल्मों में दिखाते हैं, क्या कंपनी खुली, पैसा लेके भाग गई, तो इसका मतलब वो कंपनी रजिस्टर्ड थी ही नहीं, उस कंपनी का प्रोसेस फॉर्मेशन का हुआ ही नहीं, यानी आपने कंपनी के बारे में जानकारी ली ही नहीं, क्योंकि कंपनी ओवरनाइट खुल ही नहीं सकती, प्रोसेस इतना आसान है ही नहीं। तो फर्स्ट स्टेज आती है बच्चों प्रमोशन ऑफ अ कंपनी। पहली स्टेज क्या है? प्रमोशन ऑफ अ कंपनी। पहली स्टेज क्या है? प्रमोशन ऑफ अ कंपनी। प्रमोशन का मतलब क्या सर? इट इन्वॉल्व कंसीविंग अ बिजनेस आइडिया एंड टेकिंग एन इनिशिएटिव टू फॉर्म अ कंपनी सो दैट प्रैक्टिकल शेप कैन बी गिवन टू एक्सप्लॉइटिंग द अवेलेबल बिजनेस अपॉर्चुनिटी। प्रमोशन का मतलब है आप अपने आइडियाज को बैठ के डिस्कस कर रहे हो, जो भी आपका बिजनेस कंसल्टेंट है, जो भी आपका सलाहकार है, या जो भी आपके मेंबर्स हैं, 2-3 लोग जो आप कंपनी खोलना चाह रहे हैं, कि ये थॉट आया है, ये बिजनेस है, ये एक दिमाग में आइडिया आया है, चलो ये बिजनेस शुरू किया जाए। तो इस शुरू करने के लिए जो जो डॉक्यूमेंटेशन, जो प्रोसेस है, उसे हम प्रोसेस को क्या बोलते हैं? प्रमोशन ऑफ अ कंपनी। तो सबसे पहले यहाँ पे प्रमोशन वर्ड आया, तो प्रमोशन से एक व्यक्ति का नाम निकल के आता है, बोलते हैं प्रमोटर। तो प्रमोटर कौन हुआ? स्टार्टर पर्सन ऑफ अ कंपनी, जिसके दिमाग में ख्याल आया, जिसने कंपनी खुलवाई। क्योंकि कंपनी हमने पढ़ा है क्या है? परपेचुअल एग्जिस्टेंस है कंपनी की। कंपनी को चलाने वाला कोई और, खोलने वाला कोई और, कंपनी के मेंबर आते जाते रहते हैं, कंपनी कभी भी बंद नहीं होती। तो प्रमोटर इज द पर्सन हु इनिशिएटेड द कंपनी, जिसने कंपनी खोली, जिसके कंपनी के पीछे एक आइडिया था, लॉजिक था। धीरू भाई अंबानी प्रमोटर ऑफ अ कंपनी, ठीक है ना। तो एक एग्जांपल है उनका प्रमोटर ऑफ अ कंपनी। लेकिन आज कंपनी कौन चला रहा है? मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी, ठीक है। नारायण मूर्ति इंफोसिस कंपनी, प्रमोटर ऑफ अ कंपनी। जेआरडी टाटा, टाटा कंपनी के प्रमोटर, ठीक है। तो क्वेश्चन आता है आपके बच्चों एग्जाम में, फंक्शन ऑफ अ प्रमोटर। प्रमोटर समझ गए आप कौन होता है? अब क्वेश्चन कह रहा है फंक्शन ऑफ प्रमोटर, प्रमोटर करता क्या है? पहला उसका फंक्शन है बच्चों आइडेंटिफिकेशन ऑफ बिजनेस अपॉर्चुनिटी। बिजनेस का आइडिया वही लेके आएगा, किस टाइम बिजनेस करना है, कौन सा करना है, कहां ज्यादा प्रॉफिट है, कहां ज्यादा रिस्क है, समझ रहे हैं आप। तो उस पर्सन का क्या काम है? पहला क्या काम है? आइडेंटिफिकेशन, पता लगाना बिजनेस की अपॉर्चुनिटी क्या है, किस टाइम पे कौन सा काम करना है। दूसरा फिजिबिलिटी स्टडीज। अब इस फिजिबिलिटी स्टडी के अंदर कई सारी स्टडीज है, तो एग्जाम में पूरा नहीं लिखना, हेडिंग लिख सकते हो आप। फिजिबिलिटी स्टडी का मतलब होता है हम लोग कुछ तहकीकात करते हैं, जानकारियां बटोरते हैं, कुछ हम लोग रिसर्च करते हैं, कुछ हम लोग डिस्कस करते हैं। कि सर जैसे आप मुझसे पूछते हो, सर कॉमर्स लूं या ना लूं, सर कॉमर्स के बाद 12th में सब्जेक्ट मैथ्स लूं या ना लूं, सर 12th के बाद क्या करूं, सर 12th के बाद कौन सा सब्जेक्ट में कितना स्कोप है। ये जो आप रिसर्च कर रहे हो इसे बोलते हैं फिजिबिलिटी स्टडी। किससे क्या मिलेगा? फिजिबिलिटी स्टडी। तो कितने प्रकार की होती है? टेक्निकल फिजिबिलिटी, जो मैं बिजनेस करने जा रहा हूं टेक्निकली कितना वायबल है, टेक्निकली चलेगा नहीं चलेगा, कोविड के टाइम में चलेगा नहीं चलेगा, पेंडेमिक में चलेगा नहीं चलेगा,
हाथ से चलेगा, मशीन से चलेगा, लेबर चलेगा, किससे चलेगा सर? टेक्निकल फिजिबिलिटी। फाइनेंशियल फिजिबिलिटी, पैसा कितना लगेगा, पैसा आएगा कहां से, मेरे पास तो इतने ही पैसे हैं, मदद करेगा कौन? इकोनॉमिक फिजिबिलिटी। इकोनॉमिक का मतलब क्या होता है? इकोनॉमी का बच्चों लिखा होता है यहाँ, लिखा है यहाँ पे, sometime it so happen that a project is technically viable, financially viable। आपको लगता है प्रोजेक्ट टेक्निकली तो ठीक है, फाइनेंशियली भी ठीक है, बट द चांस ऑफ इट्स बीइंग प्रॉफिटेबल इज वेरी लिटिल। इकोनॉमिकल आपने पढ़ा था ना चैप्टर नंबर, इकोनॉमिक एक्टिविटी, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, सब कुछ तो ठीक है, लेकिन आप कमा पाओगे कि नहीं? एक होता है बिजनेस करना और एक होता है कमाना। कमाना मेन इंपॉर्टेंट है, चलाना नहीं। बिजनेस तो कोई भी शुरू कर सकता है, लेकिन जब प्रॉफिट में ही नहीं रहोगे, जैसे फ्लिपकार्ट बिजनेस कर रहा है लेकिन लॉस में, अमेजॉन प्रॉफिट में, ओला बिजनेस कर रहा है लॉस में लेकिन उबर प्रॉफिट में। ऐसी कई सारी कंपनियां हैं जिन्होंने दूसरों को देख के बिजनेस शुरू किया लेकिन वो उसी सेक्टर में लॉस कमा रही हैं। यानी इकोनॉमिकली आपके लिए बिजनेस सही है या नहीं, ये आपको स्टडी करनी है, ठीक है। तो ये हमारा 2 काम हो गए। पहला कौन सा था बताओ? आइडेंटिफिकेशन ऑफ बिजनेस अपॉर्चुनिटी। दूसरा बताओ फिजिबिलिटी स्टडी के अंदर 3 स्टडी हमने करी। अब आ जाओ नेम अप्रूवल। जिस नाम से आपको कंपनी खोलनी बच्चों, वो नाम आपको नहीं मिलेगा क्योंकि उस नाम से दूसरी कंपनी हो सकती है। तो आपको मैंने बताया गवर्नमेंट की साइट होती है MCA, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स में आप नेम एप्लीकेशन देते हैं कि मुझे इस नाम से कंपनी खोलनी है। अगर उस नाम से ऑलरेडी है तो आपका नाम रिजेक्ट हो जाएगा, अदरवाइज आपका नेम अप्रूव हो जाएगा। एक्चुअली जब हम फॉर्म भरते हैं प्रैक्टिकल लाइफ में तो 2, 3, 4 नेम हमें रिकमेंड करने होते हैं। एक नेम नहीं, 3, 4 नेम रिकमेंड करते हैं, तो जो अवेलेबल होता है वो नाम आपको मिल जाता है। फिर बच्चों फिक्सिंग अप सिग्नेचरी टू मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। अभी हम डॉक्यूमेंट पढ़ेंगे कंपनी के MOA AOA, तो उसके सिग्नेचरी कौन होंगे, कंपनी को ऑथराइज कौन करेगा, कंपनी का मेन पर्सन कौन होगा, उसे हम बोलते हैं फिक्सिंग ऑफ सिग्नेचरीज, ठीक है। नेक्स्ट बच्चों अपॉइंटमेंट ऑफ प्रोफेशनल। आपका बैंकर कौन है, आपका CA कौन है, समझ गए? तो प्रोफेशनल लोग कौन है जो आपकी कंपनी को चलाएंगे। नेक्स्ट प्रिपरेशन ऑफ नेसेसरी डॉक्यूमेंट। तो अभी हम पढ़ने ही वाले हैं, कंपनी का MOA बनवाएंगे हम, कंपनी का AOA बनवाएंगे हम, कंपनी का प्रोस्पेक्टस बनवाएंगे हम, समझ गए? तो सारी कंपनी के जो कागजाती कार्रवाई है वो किसको करवानी है? प्रमोटर को ही करवानी है। तो उसके फंक्शन में आ गया, ठीक है। यहां तक हमारे पास हो गया। अब हम इसके आगे देखते हैं, पहले आप यहां तक एक बार कर लो, ठीक है। आगे देखो बच्चों, इसी में है, प्रमोशन स्टेज में ही है। डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड टू बी सबमिटेड। अब हम ये देखते हैं दोस्तों कि एज अ प्रमोटर जब मैं कंपनी ओपन कराऊंगा तो मुझे कौन कौन से डॉक्यूमेंट गवर्नमेंट को बनवा के देने। तो डॉक्यूमेंट बनवाएगा कौन? जो प्रोफेशनल आपने अपॉइंट किए। आपके CA आपकी हेल्प करेंगे, आपके लॉयर आपकी हेल्प करेंगे, ठीक है। तो हमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट बनवाने हैं? 2 डॉक्यूमेंट आपको पढ़ने हैं। और याद रखिए मेरी बात को, ये जो डॉक्यूमेंट है ये क्वेश्चन सेपरेट भी एग्जाम में आता है। यानी पूरा प्रोसेस ना पूछते, अब सीधा क्वेश्चन आएगा व्हाट इज मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, व्हाट आर इट्स कंटेंट, व्हाट इज आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, व्हाट आर इट्स कंटेंट। तो वही हम 2 चीज देखने वाले बच्चों, MOA AOA ऑफ अ कंपनी। व्हाट इज MOA? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। व्हाट इज AOA? आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। तो सबसे पहले आ जाओ बच्चों, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्या होता है, पहले मीनिंग पढ़ा रहा हूं। मेमोरेंडम एसोसिएशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट दैट डिफाइन द कंपनीज ऑब्जेक्टिव। कंपनी कौन है, कंपनी क्या करेगी, कंपनी में लोग कौन कौन है, कंपनी का उद्देश्य क्या है, कंपनी कहाँ से बिजनेस करेगी, कंपनी की ब्रांचेस क्या होंगी। ये इन्फॉर्मेशन के लिए आपको लिखना पड़ेगा, लोगों को बताना पड़ेगा, लोग आपको बारे में कैसे जाने। तो आपको MOA बनवाना है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन इसको बोलते हैं। इट इज चार्टर डॉक्यूमेंट ऑफ अ कंपनी, बहुत अहम दस्तावेज। एक बच्चा पैदा होता है तो बर्थ सर्टिफिकेट बनता है उसका आधार कार्ड बनता है, उसका पेन नंबर बनता है, ये उसके डॉक्यूमेंट्स हैं जो उसकी आइडेंटिटी बताते हैं। ऐसी कंपनी का मेमोरेंडम क्या है? उसकी जानकारी, उसका डॉक्यूमेंट है, उसका बर्थ सर्टिफिकेट। तो अब एग्जाम में आता है बच्चों, व्हाट आर द कंटेंट्स ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। तो बहुत आसान है, नेम क्लॉज, नेम क्या है कंपनी का, रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज, रजिस्टर्ड ऑफिस कहाँ है। 2 चीजें होती है बच्चों, रजिस्टर्ड ऑफिस होता है और एक ब्रांच होती है। रजिस्टर्ड ऑफिस मतलब आपका मेन ऑफिस, कहां से आप पूरा चीज मैनेज करते हो, तो आपको रजिस्टर्ड ऑफिस आपको बताना है। दूसरा ऑब्जेक्ट क्लॉज, आपका ऑब्जेक्ट क्या है, आप पढ़ाने के लिए आए हो, आप कोचिंग के लिए आए हो, ट्रेनिंग के लिए आए हो, गाइडेंस के लिए आए हो, मेंटरिंग के लिए आए हो, ये सब के लिए आए हो। सब भी लिख सकते हो आप कि वी आर अ कंपनी, वी विल डील विद द कोचिंग, ट्रेनिंग, मोटिवेशन, काउंसलिंग ऑफ अ दिस एंड दिस क्लास स्टूडेंट्स, दिस इज माय ऑब्जेक्टिव। लायबिलिटी क्लॉज क्या है आपका, लायबिलिटी लिमिटेड है, अनलिमिटेड है, लिमिटेड बाय शेयर्स है, लिमिटेड बाय गारंटी है, कितने लोगों की मेंबरशिप है, कब कौन लायबिलिटी बियर करेगा, इसमें आप पहले से ही बता दो। कैपिटल क्लॉज,
बिजनेस आप शुरू करना चाह रहे हैं, मिनिमम कैपिटल कितनी होगी, कौन कौन लगाएगा, पेड अप कैपिटल कितनी होगी, ये सब आपको अपने मेमोरेंडम में आपको इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी। ठीक है, तो दिस इज योर MOA। पहले आप एक बार MOA यहां तक देख लो। नेक्स्ट बच्चों, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। कंपनी का डॉक्यूमेंट तैयार हो रहा है जिसका नाम है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। सर क्या होता है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन? मैं पढ़ता हूं फिर समझाता हूं बच्चों। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन आर द रूल्स रिगार्डिंग इंटरनल मैनेजमेंट। मेमोरेंडम सबके लिए है, अंदर का व्यक्ति बाहर का व्यक्ति सब लोग आपके बारे में जानना चाहते हैं, लेकिन आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन आपके इंटरनल मैटर्स के बारे में। These rules are subsidiary to the memorandum association and hence should not contradict and exceed anything stated in memorandum association। जो मेमोरेंडम आपने बनवाया है उसके लिए आप इंटरनल रूल बनाओगे। उस इंटरनल रूल को हम कहां बनाएंगे? आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में। आर्टिकल के जो नियम कानून बनाओगे आप इंटरनल लोगों के लिए, वो आपके मेमोरेंडम से डिफर नहीं होने चाहिए, डिफर नहीं होने चाहिए। मेमोरेंडम में आपने लिखा हम कंप्यूटर ट्रेनिंग देंगे पूरे इंडिया में, बच्चों को साक्षरता देंगे, कंप्यूटर ट्रेनिंग, ये आपका मेमोरेंडम कहता है। तो आर्टिकल में क्या होना चाहिए? टीचर कौन है, कहां कहां सेंटर होंगे, क्या फी स्ट्रक्चर होगा, समझ रहे हैं आप? तो आर्टिकल और मेमोरेंडम में फर्क है, दोनों में रिलेशन भी है। ठीक है, अब आ जाओ आर्टिकल एसोसिएशन में क्या क्या मैटर्स लिखे जाते हैं, कंटेंट्स क्या क्या होते हैं। तो बहुत सारे मैटर्स हैं, रेलेवेंट मैटर हम देखते हैं जो आपको एग्जाम में कोट करना है। नंबर एंड वैल्यू ऑफ शेयर्स, कितने शेयर्स आपके होंगे और शेयर की कीमत कितनी होगी। ट्रांसफर एंड ट्रांसमिशन ऑफ शेयर, शेयर ट्रांसफर करने का राइट है या नहीं है और उसके क्या नियम है। वोटिंग राइट्स क्या होंगे मेंबर्स के, ये आप आर्टिकल में बताइए। डायरेक्टर की मीटिंग कब होगी, ठीक है ना। और अकाउंट्स एंड ऑडिट, अकाउंट्स एंड ऑडिट के बारे में लिखिए। आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स कब बनाओगे, क्या क्या बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाओगे, पब्लिश कब कब करोगे, अलॉटमेंट ऑफ शेयर कब करोगे, पब्लिक को शेयर कब दोगे। अगर पब्लिक पैसा नहीं देती तो कंपनी के पास राइट है शेयर फोरफिट करने का, तो फोरफिट का अधिकार कब करोगे, कितना टाइम दोगे उसको। ये सब 12th की अकाउंट्स में भी हम पढ़ेंगे। जो 12th की बुक अकाउंट्स है सेकंड बुक, उसमें पूरा आपका यही प्रैक्टिकल हम क्वेश्चंस के फॉर्म में करेंगे। तो ये चैप्टर 12th वालों के लिए ये बेसिक है, और जो 11th में है वो ये चैप्टर इसको ध्यान से पढ़े ताकि उनको 12th के प्रैक्टिकल समझ में आए कि फोरफीचर क्या होता है, अलॉटमेंट क्या होता है। फोरफीचर का मतलब शेयर जब्त कर लेना, पैसे नहीं दे रहे शेयर होल्डर, शेयर खरीद लिया पैसे नहीं दे रहे, शेयर जब्त हो जाएंगे। मीटिंग कब होगी कंपनी की शेयर होल्डर की, ठीक है ना। बोरिंग पावर कंपनी कितनी है, कितना लोन कंपनी ले सकती है। कंपनी का वाइंडिंग अप का प्रोसेस क्या होगा, कंपनी बंद होगी तो क्या प्रोसेस फॉलो करोगे आप। ऑडिट कमेटी एक बॉडी होती है, वो गठित कब होगी, क्या उसके प्रोविजंस होंगे, आप अपने लिए बना सकते हैं, ठीक है ना। इतने बहुत सारे मैटर्स हैं जो कंपनी अपने इंटरनल मैटर के लिए बनाती है। आपकी बुक में और भी कंटेंट हो सकते हैं, तो आप ऐसे पढ़िए। कंपनी का इंटरनल मैनेजमेंट को स्ट्रॉन्ग करने के लिए कंपनी AOA बनाती है, ठीक है, क्लियर। अच्छा, अब आ जाओ फटाफट बिना डिले किए, डिफरेंस बिटवीन मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। फटाफट आ जाइए। पहला बेसिस है मेरे पास ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव के अंदर देखें तो मेमोरेंडम एसोसिएशन क्या है बताओ, कंपनी का क्या बताता है, ये ऑब्जेक्ट बताता है। आर्टिकल एसोसिएशन क्या करता है, मेन कीवर्ड क्या है, इंटरनल मैनेजमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशन बनाएगा। पोजीशन बेसिस के डिफरेंशिएशन करें तो क्या है, ये कंपनी का मेन डॉक्यूमेंट है और आर्टिकल एसोसिएशन सब्सिडरी एडिशनल डॉक्यूमेंट है। रिलेशनशिप की बात करें तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन डिफाइन करता है रिलेशनशिप विद द कंपनी एंड आउटसाइडर। कंपनी का बाहरी लोगों से क्या रिलेशन हो, कैसे डील करेगी कंपनी। और आर्टिकल क्या करता है, इंटरनल मैटर्स के लिए। वैलिडिटी क्या होगी, कंपनी अपने MOA के बाहर काम नहीं कर सकती। जो आपने MOA में लिख दिया वही आपके अधिकार है, वही आपकी पावर है, उससे बाहर नहीं जा सकते आप। लेकिन आर्टिकल के बाहर आप जा सकते हैं, बस उसको आप क्या कर दें, रेटिफाइड कर दें, चेंज कर दें, बदलाव कर सकते हैं आप। मीटिंग बुलाए, आर्टिकल को आप चेंज कर सकते हैं। नेसेसिटी है क्या, सब कंपनी के लिए क्या है, मेमोरेंडम नेसेसरी है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन नेसेसरी नहीं है। तो क्या लिखा हुआ है, इट इज नॉट कंपल्सरी फॉर अ पब्लिक कंपनी टू फाइल आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, इट में अडॉप्ट टेबल एफ। ध्यान सुनो आप, कंपनीज एक्ट मैंने आपको बताया, कंपनीज एक्ट 2013 है। अगर वो कहता है कि अगर कंपनी आर्टिकल एसोसिएशन नहीं बनाती है नियम कानून, तो कंपनी एक्ट में टेबल एफ के नाम से एक प्रावधान दिया गया है कि उस टेबल एफ को आप अपने रूल मान सकते हो। जैसे भगवान ने कहा है झूठ नहीं बोलना चाहिए,
भगवान कहते हैं दीन दुखियों की मदद करनी चाहिए, तो हमने अपना आर्टिकल नहीं बनाया, जो भगवान ने कहा वही मान लेंगे हम। तो टेबल एफ है, वो क्या है? टेबल एफ। तो दिस इज व्हाट डिफरेंस ऑफ आर्टिकल एसोसिएशन एंड मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। फटाफट डिफरेंस तक आ जाइए आप पढ़ के। चलो बच्चों पॉइंट पे आते हैं वापस। बच्चों हम लोग टॉपिक पर क्या पढ़ रहे हैं? फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी। पहली बात ये ध्यान रखो, हम पढ़ क्या रहे हैं? फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी। उसके अंदर हम क्या पढ़ रहे हैं? पहली स्टेज प्रमोशन। उसके अंदर हम क्या पढ़ रहे हैं बच्चों? हम पढ़ रहे हैं डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड। ये मत भूलना, हेडिंग हमारी है डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड टू बी सबमिटेड। कौन कौन से डॉक्यूमेंट गवर्नमेंट को देने होते हैं? मैंने बताया वेबसाइट कौन सी बताई? MCA21 एक वेबसाइट है, गूगल पे आप डालिए MCA21, वहां पे कंपनी का रजिस्ट्रेशन, कंपनी के डॉक्यूमेंट सब कुछ वहां फाइल होते हैं। तो हम ये पढ़ रहे हैं डॉक्यूमेंट कौन कौन से फाइल करने हैं जब आप कंपनी खुलवाएंगे। तो पहला क्या था? पहला था MOA, दूसरा क्या था? AOA आर्टिकल एसोसिएशन, तीसरा आ गया बच्चों कंसेंट ऑफ प्रपोज डायरेक्टर। आप कह रहे हो मेरी कंपनी का डायरेक्टर होगा XYZ, तो गवर्नमेंट कह रही है XYZ से एक लेटर साइन करवा लो कि हाँ हम इस कंपनी का डायरेक्टर बनने को तैयार है, हमें कोई आपत्ति नहीं है। क्योंकि किसी भी को आप पकड़ के ये नहीं हो सकता कंपनी का डायरेक्टर, कल के दिन जिम्मेदार वो होगा। इसलिए गवर्नमेंट कह रही है कंसेंट मतलब सहमति चाहिए, लिखित। नेक्स्ट बच्चों अग्रीमेंट चाहिए। अग्रीमेंट किसके बीच में चाहिए? अग्रीमेंट किसके बीच में चाहिए? देखिए फटाफट। अग्रीमेंट इफ एनी विच द कंपनी प्रपोज टू एंटर विद एन इंडिविजुअल फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ इट्स MD मैनेजिंग डायरेक्टर, होल टाइम डायरेक्टर और मैनेजर इज अनदर डॉक्यूमेंट विच इज रिक्वायर्ड टू बी सबमिटेड। आप डायरेक्टर बनाना चाहते हैं, लेकिन डायरेक्टर में भी किसी कंपनी को ऊंची पद देना चाहते हैं कंपनी की। मैनेजिंग डायरेक्टर एक बहुत बड़ा पद है, होल टाइम डायरेक्टर एक बहुत बड़ा पद है, मैनेजर एक बहुत बड़ा पद है। तो उसका आप एग्रीमेंट लिखवाइए उसके बीच में कि मैं इस कंपनी का एग्रीमेंट साइन करता हूं, मैं मैनेजर बनना चाहता हूं, मैं बन रहा हूं, मेरी कोई डिस्क्वालिफिकेशन नहीं है, मैं पढ़ा लिखा हूं, मैं कंपनी को चला लूंगा। जैसे रेंट एग्रीमेंट बनता है, सिंपल। तो हमें भी क्या चाहिए? एग्रीमेंट चाहिए कि हाँ आप दोनों तैयार हैं, आप दोनों कोई आपत्ति नहीं है। लास्ट बच्चों स्टैट्यूटरी डिक्लेरेशन, एक डॉक्यूमेंट देना है स्टैट्यूटरी डिक्लेरेशन। ये कौन देते हैं? जो प्रोफेशनल लोग होते हैं, CA, CWA कॉस्ट एंड वर्क अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, कंपनी सेक्रेटरी, ये सब डिग्रियां, प्रोफेशनल डिग्री जो आप कॉमर्स में कर सकते हैं। तो इन लोगों से हमें एक डॉक्यूमेंट लिखवाना होता है कि हमने सारे कंप्लायंस पूरे किए हैं, हमने कोई डॉक्यूमेंट फर्जी नहीं दिया है, हम इस बात को लिखित करके देते हैं। हम कौन है? प्रोफेशनल लोग, कि इस कंपनी ने कोई गलती नहीं की, हम इस तरह से डिक्लेरेशन देते हैं। तो ये क्या हो गया? स्टैट्यूटरी डिक्लेरेशन। फिर लास्ट में जो भी गवर्नमेंट फीस लेगी कंपनी ओपन करने के लिए, वो आप फीस पे कर दीजिए ऑनलाइन, और ये आपका प्रोसेस पूरा हो गया। इस अब आपको कोई डॉक्यूमेंट नहीं देने, ये डॉक्यूमेंटेशन हुआ। ठीक है, तो यहां तक हमारी पहली स्टेज बच्चों खत्म। कौन सी? प्रमोशन। एग्जाम में प्रमोशन से 90% चांस है प्रमोशन से पूछा जाता है। 4 स्टेज में से एक खत्म हुई, प्रमोशन। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ बच्चों इनकॉर्पोरेशन। दूसरी क्या है? इनकॉर्पोरेशन। जब सारे प्रमोशन के स्टेप पूरे हो गए, गवर्नमेंट के पास सारा रिकॉर्ड चला गया, अब गवर्नमेंट देखेगी कोई कमी तो नहीं है। अगर कमी नहीं है तो ठीक है, कमी है तो आपको नोटिस आएगा कि ये डॉक्यूमेंट ठीक करो, या ये डॉक्यूमेंट दोबारा भेजो, या ये इसको गलती है इसको ठीक करो, तब आपको दोबारा उसको ठीक करके भेजना। अदरवाइज प्रोसेस क्या शुरू हो गया आपका? इनकॉर्पोरेशन। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, आफ्टर कंप्लीटिंग द aforesaid formality promoters make an application for the incorporation of a company। हम प्रमोटर हैं, हम एक लेटर लिख के दे रहे हैं अपने साइन लेटर हेड पे कि प्लीज हमारे प्रोसेस को जल्दी से जल्दी क्या किया जाए? प्रोसेस किया जाए, हमारी तरफ से कोई पेंडिंग वर्क नहीं है। द एप्लीकेशन इज टू बी फाइल्ड विद द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी। कहां फाइल करनी है एप्लीकेशन? ROC। ये कहां मिलेगा? MCA की वेबसाइट पे। ROC कौन होता है? सरकार की एक गवर्निंग बॉडी है, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी, जहां पे पार्टनरशिप फर्म कंपनी क्या होती है? रजिस्टर्ड होती है। ठीक है, एंड स्टेट विद इन विच प्लान एग्जीक्यूट एस्टैब्लिश रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ अ कंपनी। तो हम लिख के दे रहे हैं कि हमने सारी एक्टिविटी पूरी कर ली है, अब हमारे बिजनेस को, हमारी कंपनी को क्या किया जाए? रजिस्टर्ड किया जाए, लाइसेंस दिया जाए, ताकि हम बिजनेस शुरू करें। इसके अंदर कुछ डॉक्यूमेंट आपको देने हैं, इसके अंदर कुछ डॉक्यूमेंट आपको देने हैं। पहला, द एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन मस्ट बी अकम्पनीड विद द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट। जो आप लेटर लिख के दोगे किस चीज का? इनकॉर्पोरेशन का, उसमें आप क्या क्या चीजें अटैच करोगे, क्या क्या चीजें आप अटैच करोगे। तो जो डॉक्यूमेंट अभी मैंने आपको पढ़ाए मेन डॉक्यूमेंट, वो डॉक्यूमेंट अब हम अटैच करेंगे। अभी तो हमने बनवाए, अभी हमने गवर्नमेंट को दिया नहीं, अब हम गवर्नमेंट को ये डॉक्यूमेंट दे रहे हैं, अटैच कर रहे हैं। क्या? वही मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। दूसरा क्या होगा? आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन।
डी से क्या होगा, वही जो पीछे पढ़ा है मैंने आपको, रिटन कंसेंट ऑफ डायरेक्टर, यही पढ़ा है मैंने आपको, एग्रीमेंट विद द डायरेक्टर, वही एमडी WTD जो बड़े पद के लोग थे। एक कॉपी और क्या देनी है, अ कॉपी ऑफ रजिस्ट्रार लेटर अप्रूविंग द नेम, एक लेटर आपको लिख के देना है कि मेरा नेम अप्रूव हो गया है, मेरे नेम की तरफ से कोई पेंडेंसी नहीं है, मतलब जिस नेम से मैंने एप्लीकेशन मांगी थी वो मेरा नेम अप्रूव हो गया है, बस मेरा क्या पेंडिंग पड़ा है, प्रमोशन, आप उसको पूरा कर दीजिए, इनकॉर्पोरेट कर दीजिए मुझे, एक ये लिख के देना है। एक होता है स्टैट्यूटरी डिक्लेरेशन अफर्मिंग दैट ऑल लीगल रिक्वायरमेंट हैज बीन कंपाइल्ड, और मेरी तरफ से कोई कानूनी स्टेप पूरा ना हो ऐसा नहीं है, मैंने सारे कानूनी स्टेप पूरे कर लिए, ये लिख के देना है। और डॉक्यूमेंट्री एविडेंस ऑफ पेमेंट और रजिस्ट्रेशन फी, पीछे जो फीस थी उसका हम चालान दे देंगे या रिसिप्ट दे देंगे कि हमने सारी फीस जो आपकी बनती थी हमने पे कर दी है, तो प्लीज हमारा कंपनी का रजिस्ट्रेशन कर दिया जाए। जैसे ही आपका ये सर्टिफिकेट, जैसे ही आपकी ये एप्लीकेशन एक्सेप्ट हुई, आपका ROC आपको क्या दे देगा, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन की आपका बिजनेस रजिस्टर्ड इस तारीख से होता है। अगर कोई कमी होगी तो नोटिस आएगा, रिजेक्शन का आ सकता है, या बोला जाएगा ये डॉक्यूमेंट आप अपडेटेड भेजो या दूसरा भेजो, ठीक है। अब एक क्वेश्चन छोटा सा आ सकता है, इफेक्ट ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, जैसे ही मेरा सर्टिफिकेट बन गया तो क्या होगा, आप उस दिन से क्या हो गए, कंपनी हो गए, आपकी आइडेंटिटी हो गई, उस दिन आपकी कंपनी की नजरों, आप गवर्नमेंट की नजरों में एक कंपनी हो गए, अब आपको सारे नियम कानून फॉलो करने उस दिन से, ये होता है इफेक्ट ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। तो एक सेंटेंस लिखा हुआ पढ़ देता हूं आपके लिए, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इज अ कंक्लूसिव एविडेंस ऑफ रेगुलेटरी ऑफ द इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ कंपनी, यही एक प्रमाण पत्र है कि यस अब आपकी कंपनी ओपन हो चुकी है, अब आप मार्केट में एक नाम से आ चुके हो। अब कंपनी पे जो केस करेगा वो कंपनी के नेम पे होगा, और कंपनी जो केस करेगी वो कंपनी के नेम से होगी इस डेट से, क्योंकि इस डेट से आप रजिस्टर्ड हुए, पिछले केस हमें मतलब नहीं है, ठीक है। ये हमारा हो गया बच्चों कौन सा, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, ठीक है। चलो यहां तक आप फटाफट पढ़ लो बच्चों, फिर आगे चलेंगे। नेक्स्ट दोस्तों, अब थर्ड स्टेज पे आते हैं, उस स्टेज का नाम है कैपिटल सब्सक्रिप्शन, और ये किसके लिए है बताओ, सिर्फ पब्लिक कंपनी के लिए, मतलब प्राइवेट कंपनी का काम हो गया, प्राइवेट कंपनी रजिस्टर्ड हो गई, लेकिन पब्लिक कंपनी में लिखा हुआ है अगर पब्लिक कंपनी में, वर्ड बोल रहा हूं, अगर पब्लिक कंपनी पब्लिक से पैसा लेना चाहती है तो उसको ये स्टेप को फुलफिल करना पड़ेगा, यानी कैपिटल सब्सक्रिप्शन की कंडीशन फुलफिल करना पड़ेगा, तो इस स्टेप को बोलते हैं हम कैपिटल सब्सक्रिप्शन। तो अगर आप पब्लिक से पैसा लेना चाहते हैं तो स्टेप में आइए, नहीं लेना चाहते, अपनी जेब से पैसा लगाना चाहते हैं तो आपके लिए स्टेप ये भी नहीं, ठीक है। तो यहां पे लिखा हुआ है पब्लिक कंपनी कैन रेज रिक्वायर्ड फंड फ्रॉम पब्लिक बाय मींस ऑफ इश्यू ऑफ सिक्योरिटी, यानी आपको शेयर मार्केट में इशू करने, शेयर इशू कर सकते हैं, डिवेंचर इशू कर सकते हैं, तो आपको ये प्रोसेस को फॉलो करना पड़ेगा। अब इस स्टेप में अगर आपको पब्लिक से पैसा चाहिए तो क्या फॉर्मेलिटीज है वो हम देख लेते हैं। तो प्रोसेस में क्या आता है, स्टेप फॉर रेजिंग फंड फ्रॉम द पब्लिक, पब्लिक से आप ऐसा पैसे कैसे ले लोगे, पब्लिक से पैसा लेने के लिए गवर्नमेंट ने कुछ स्टेप बनाए हैं, वो क्या है दोस्तों, फर्स्ट सेबी की अप्रूवल, सेबी क्या होती है, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ने एक बॉडी सेटअप की हुई है कि जो भी कंपनी पब्लिक से पैसा लेगी वो सेबी के कंप्लायंस पूरी करेगी। सेबी एक गवर्निंग बॉडी है हमारे देश में जो सिक्योरिटीज मार्केट को गवर्न करती है, जो भी कंपनियां मार्केट में शेयर इशू करना चाहती हैं, डिवेंचर इशू करना चाहती हैं, उसके लेकर सारे रूल कौन बनाता है, सेबी बनाता है। तो पहले आप सेबी की अप्रूवल लीजिए कि हमें पब्लिक से पैसा लेना है, हम ये कंपनी है, हमारे सारे ये प्रोसेस पूरे हो चुके हैं, हमारा ये काम होने दिया जाए। तो सेबी अगर आपकी कंडीशन से खुश है, सेबी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, तो सेबी आपको बोलेगा ठीक है। नेक्स्ट, फाइलिंग ऑफ प्रोस्पेक्टस। अब एक डॉक्यूमेंट यहां पे आ गया प्रोस्पेक्टस, हमने दो डॉक्यूमेंट पढ़े, मेमोए और एओए, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। एक प्रोस्पेक्टस होता है बच्चों, ये क्या होता है, प्रोस्पेक्टस इज एन इन्विटेशन टू द पब्लिक टू अप्लाई फॉर सिक्योरिटी, शेयर डिवेंचर ऑफ अ कंपनी और टू मेक डिपॉजिट इन द कंपनी। प्रोस्पेक्टस एक बच्चों डॉक्यूमेंट है, एक डॉक्यूमेंट है जो मैं पब्लिक को इशू कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं ये मेरे बारे में है, ये मैंने प्रोस्पेक्टस बना रखे हैं, ये मैं प्रोस्पेक्टस आपको देना चाह रहा हूं, इसमें मेरा नाम, इसमें मेरा फ्यूचर प्रोस्पेक्ट, इसमें मेरी प्रॉफिटेबिलिटी, इसमें मेरा सब कुछ प्रॉफिटेबिलिटी के बारे में बता रहा हूं, इसको आप लीजिए, इसको आप लीजिए, पब्लिक को मैं देने जाऊंगा और इसके बेस पे लोग मेरे पे पैसा
निवेश करेंगे। तो ये प्रोस्पेक्टस पहले आप किसको दिखाओ, सेबी को दिखाओ। ये प्रोस्पेक्टस आप गवर्नमेंट को दिखाओ कि इसमें आप क्या लिख रहे हो, इसमें आप पब्लिक से पैसा किस नाम पे ले रहे हो, पब्लिक का आप पे पैसा क्यों लगाए। तो इस डॉक्यूमेंट को हम क्या बोलते हैं, प्रोस्पेक्टस। ठीक है, दूसरा स्टेप ये हो गया। तीसरा है बच्चों अपॉइंटमेंट ऑफ बैंकर्स, ब्रोकर, अंडरराइटर। अब मार्केट में प्रोस्पेक्टस आप इशू करने जाओगे तो लोग आपको नहीं जानते, आप नई कंपनी हो, तो आप मिचौलियों को अपॉइंट करोगे, ब्रोकर को अपॉइंट करोगे, मेरे को पैसा दिलवाया जाए, मुझे फाइनेंसर लाया जाए जो मेरे पे पैसा लगाएं। तो इनको हम बोलते हैं क्या, बैंकर, ब्रोकर, अंडरराइटर। क्योंकि पैसा कैश में मना है, पैसा बैंक में आएगा, पैसा बैंक में आएगा तो बैंकर अपॉइंट करो। आपका बैंकर कौन होगा, पैसा किसकी मदद से आएगा, ब्रोकर के थ्रू आएगा। जैसे मुझे घर लेना है, मैं घर ढूंढ रहा हूँ, गली गली जाऊंगा, पूछूंगा इससे अच्छा क्या है, ब्रोकर से मिलूं जो रियल एस्टेट का काम करते हैं, उनसे पूछूं मुझे ये घर चाहिए, इतने स्क्वायर फीट का चाहिए, इतना रेंट, इतना पैसे में हो, तो मुझे अरेंज करें, क्योंकि नॉलेज में ये सारी चीजें ऑलरेडी। ऐसी ही कंपनी के केस में भी ब्रोकर होते हैं। ठीक है, 3 स्टेप हो गए दोस्तों। मिनिमम सब्सक्रिप्शन बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप, ये आपसे शॉर्ट नोट्स पूछा जा सकता है कि मिनिमम सब्सक्रिप्शन क्या होता है सेबी का। तो ध्यान से सुनिए, एज पर सेबी गाइडलाइन मिनिमम सब्सक्रिप्शन इज 90% ऑफ साइज ऑफ इशू। सेबी ने बोला हुआ है कि अगर आप शेयर इशू करना चाहते हैं तो आपके पास जितना आप पैसा मांग रहे हैं उसके लिए आवेदन 90% आने चाहिए। अगर 90% आवेदन नहीं आए मतलब आपकी साख गुडविल कमजोर है, आप में लोग पैसा निवेश नहीं करना चाहते, तो वो अलॉटमेंट रद्द हो जाएगी, आप शेयर इशू नहीं कर पाएंगे। तो ये मिनिमम सब्सक्रिप्शन सबको फॉलो करनी है। इफ एप्लीकेशन रिसीव फॉर द शेयर फॉर एन अमाउंट लेस देन 90% दोस्तों, इशू साइज द अलॉटमेंट कैन नॉट बी मेड एंड एप्लीकेशन मनी रिसीव मस्ट बी रिटर्न टू एप्लीकेंट्स। अगर कम पैसे आए 90% से, तो जो जिसके आए थे वो भी वापस कर दो आप। अगर 90% ज्यादा आ गए तो आप लोगों को शेयर दे सकते हो, उनको अपना शेयर होल्डर बना सकते हो। ये सेबी बोलता है। एप्लीकेशन टू स्टॉक एक्सचेंज। अब स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है सर, ये सब 12th में मिलेगा आपको, हर चीज आपकी इस चैप्टर की सब 12th में आएगी। बिजनेस में चैप्टर आएगा, बिजनेस स्टडीज क्लास 12th में एक चैप्टर है, मतलब एक बुक है, उसमें एक चैप्टर है फाइनेंशियल मार्केट, उसमें स्टॉक मार्केट के बारे में पढ़ेंगे। तो स्टॉक मार्केट वो प्लेस है जहां पे कंपनी के शेयर लिस्ट होते हैं, कंपनी के शेयर लिस्ट होते हैं, फिर वहां से कंपनी का शेयर प्राइस डिसाइड होता है। कंपनी का शेयर प्राइस घटा बढ़ा, कितने शेयर बिके, कितने शेयर लोग बेचे गए, स्टॉक मार्केट बोलते हैं उसको। सट्टा बाजारी का मार्केट है, सो बोलते हैं शेयर मार्केट। 2 शेयर मार्केट हमारे देश में नेशनलाइज, एक का नाम है NSE और एक है BSE, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। क्लियर। अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स दोस्तों लास्ट स्टेप है और हमारा ये प्रोसेस खत्म। अलॉटमेंट ऑफ शेयर, मिनिमम सब्सक्रिप्शन आ गई, सेबी की रिक्वायरमेंट फुलफिल हो गई, स्टॉक एक्सचेंज ने भी आपका शेयर लिस्ट कर लिया। अब आप लोगों को शेयर दे दीजिए और उनको कंपनी में क्या बना लीजिए, शेयर होल्डर बना लीजिए। तो दिस इज द फुल प्रोसेस ऑफ व्हाट, कैपिटल सब्सक्रिप्शन। ठीक है, यहां तक। तो दोस्तों यहां पे हमारी कंपनी रजिस्टर्ड हो जाती है। तो पहला प्रोसेस हमने क्या किया, प्रमोशन, दूसरा हमने क्या किया, इनकॉर्पोरेशन, तीसरा हमने क्या किया, कैपिटल सब्सक्रिप्शन, और अब हम कर देंगे कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। तो अगर आप प्राइवेट कंपनी हो तो प्रमोशन करो, इनकॉर्पोरेशन करो और तुरंत आपका बिजनेस क्या हो गया, स्टार्ट। तो आपको तीसरा स्टेप हो गया कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। अगर पब्लिक कंपनी है आप तो 3 स्टेप पूरे करने हैं और आपको कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस लास्ट में आपको मिलेगा सर्टिफिकेट गवर्नमेंट की तरफ से कि आप अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं। तो कई बुक में ऐसा परफॉर्मा दिया हुआ है, आप इसको एक बार देख लो। इस तरीके से आपको क्या मिलेगा, एक सर्टिफिकेट मिलेगा जिसमें आप दिखा सकते हो अपने किसको, क्रेडिटर को, बैंकर को, अपनी पार्टीज को कि मुझे सर्टिफिकेट मिल चुका है, मैं रजिस्टर्ड हूं और मैं इस दिन से लीगल एंटिटी बन चुका हूं, मुझे बिजनेस करने का राइट है। दिस इज व्हाट, सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट। ठीक है, तो दिस इज योर होल प्रोसेस ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ अ कंपनी, फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी। यहाँ पे हमारी कंपनी खुल चुकी है, मुबारक हो। अब आप बिजनेस शुरू कर दीजिए और आशा करते हैं कि कोई बिजनेस आप इलीगल नहीं करेंगे। राइट, बस ये चैप्टर अपने अंतिम पड़ाव में 2 टॉपिक छोटे से हैं जिसको आप ही को पढ़ना है, बाकी पूरा डिस्कशन हम ऑलरेडी कर चुके हैं। एक क्वेश्चन आता है आपको इस चैप्टर में, चॉइस ऑफ फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सारे हमने बिजनेस के फॉर्म्स पढ़े, हमने सोल प्रोप्राइटरशिप पढ़ा, पार्टनरशिप पढ़ा, फैमिली बिजनेस पढ़ा, कॉर्पोरेट सोसाइटी पढ़ा, कंपनी पढ़ा। अब लास्ट में क्वेश्चन ये आता है कि मैं सारे
पढ़ चुका हूं, मुझे बिजनेस किस फॉर्म में करना चाहिए मैं स्टिल कंफ्यूज हूं। तो ये टॉपिक आपको पढ़ाया जा रहा है कि कौन से फॉर्म को चूज करने के लिए क्या क्या बेसिस है आपके पास। तो किस फॉर्म को चूज करना है वो आपके हेडिंग्स दिए हुए हैं। कैपिटल कंसिडरेशन पहला पॉइंट, अगर पैसों की जरूरत है तब तो कंपनी खोलिए। पैसा खुद लगा सकते हैं, सोल पार्टनरशिप खोल लीजिए। पैसा थोड़ा बहुत चाहिए, पार्टनरशिप खोल लीजिए, आप 2 लोग मिलकर लगा लीजिए। तो पहला जो बेसिस है ये सोचने का कि कौन सा फॉर्म खोलें, कैपिटल की रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप डिसाइड कर लीजिए कि आपको कौन सा फॉर्म सूटेबल है। नेक्स्ट बच्चों, कॉस्ट एंड ईज इन सेटिंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें समय कम लगे, जिसमें ज्यादा टाइम ना लगे। आप ये सोचना चाहते हैं या ये सोचना चाहते हैं कि टाइम भले लग जाए कॉर्पोरेशन में लेकिन हमें लंबे टाइम तक बिजनेस करना है। तो एक ये बेसिस हो गया कौन सा फॉर्म ऑफ बिजनेस का। तो कंपनी में मैंने आपको पढ़ाया फॉर्मेशन इतना इजी नहीं है, यही आपको लिखना है। नेचर ऑफ बिजनेस, तो नेचर ऑफ बिजनेस में आप देखेंगे बुक में ये लिखा हुआ है कि आपका बिजनेस होगा क्या। छोटे छोटे बिजनेस है, बड़ा बिजनेस है, बड़े लेवल पे बिजनेस है, खाने पीने का बिजनेस है, क्या आप बिजनेस करना चाहते हैं उसके हिसाब से डिसाइड होता है कि आपका फॉर्म क्या होगा। ठीक है, कोचिंग करानी है आपको तो कोचिंग के जो है आप कंपनी ओपन कीजिए। आप नॉर्मल तरीके से भी काम कर सकते हैं, लेकिन आपको क्या करना है, आप बड़ी बड़ी मशीन लगाना चाहते हैं, आप कोई चीज का उत्पादन करेंगे मैन्युफैक्चरिंग, तो कंपनी आपके लिए बेस्ट है। डिग्री ऑफ कंट्रोल, अगर आप चाहते हैं कोई मेरे काम में इंटरफेयर ना करे, मैं खुद डिसीजन लूं, तो आपको सोल पार्टनरशिप बेटर है। अदरवाइज आप कंपनी खोल सकते हैं, पार्टनरशिप खोल सकते हैं, मेंबर बढ़ा सकते हैं। मैनेजमेंट एबिलिटी, अगर आप पढ़े लिखे हैं सोल पार्टनरशिप, अगर आपको लगता है नहीं मुझे मैनेजमेंट अच्छे रखने हैं, मुझे पढ़े लिखे एम्प्लॉय रखने हैं, तो आप कंपनी ओपन कर लीजिए। कंटिन्यूटी दोस्तों, अकेले आप बिजनेस करोगे जब तक आप वो बिजनेस चलेगा, उसके बाद बिजनेस विल कम टू एन एंड। इसीलिए आप पार्टनरशिप खोलिए या फिर आप कंपनी ओपन कीजिए अगर आप चाहते हैं कि कंटिन्यूटी बिजनेस में बनी रहे। लायबिलिटी मैंने आपको बताया, पार्टनरशिप है, सोल पार्टनरशिप है, इसमें पार्टनरशिप में लायबिलिटी इन दोनों में क्या होती है, अनलिमिटेड होती है, कंपनी में लिमिटेड होती है। ठीक है, तो इस तरीके से आप बुक में और भी डिटेल से पढ़ सकते हैं। इनको अंदर से पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। ये 5-6 बेसिस हैं जिसके हिसाब से हम ये डिसाइड करते हैं कि विच फॉर्म ऑफ बिजनेस इज सूटेबल फॉर अस। लास्ट एक बुक में डिफरेंस दिया हुआ है, वो मैं आपको दिखा देता हूं। ये एग्जाम में नहीं आएगा लेकिन एक बार आप इसको देख लेंगे। क्या, जितने हमने फॉर्म ऑफ बिजनेस पढ़े उन सब में डिफरेंस एक ही चार्ट पे, लेकिन एग्जाम में कभी भी नहीं आएगा। लेकिन आप इसको पढ़ेंगे अपने घर पे तो आपको सारा डिफरेंस पता चल जाएगा कि एचयूएफ में क्या होता है, पार्टनरशिप में क्या होता है, कंपनी में क्या होता है, सोसाइटी में क्या होता है। अब बेसिस आपको इस तरफ दिए होंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा ये पूरा बड़ा सा चैप्टर सक्सेसफुली हो चुका है। आई होप कि आपको इस चैप्टर की रिवीजन में काफी हेल्प मिली। ये एक रिवीजन लेक्चर है क्योंकि हर एक चैप्टर बिजनेस स्टडीज का 11th में बड़ा है, तो एक एक चैप्टर में कम से कम हम 3-4 क्लास लगाते हैं। लेकिन ये वीडियो मैंने अपलोड करी है रिवीजन के लिए और इस टाइम पे अपलोड की है कि आप ये सारा सिलेबस पढ़ने के बाद इसको देख रहे हैं। इसीलिए आई होप कि आप इसको रिवाइज करेंगे अपनी बुक के साथ, ना कि विदाउट बुक। Right? So this is it from my side, Dhruv Kant Sharma. Thank you so much for watching this. Thank you.